अध्याय 81 बच्चे को बचाना। जूही ईशानी के ठीक ऊपर वाले बंक पर सो रही थी, इसलिए ईशानी की जरा सी भी हलचल उसे महसूस हो जाती थी। इस वक्त ईशानी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि यह सिर्फ एक सपना था, फिर भी उसके मन का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अपने पिछले जन्म के सपनों के भयानक अनुभवों को याद करते हुए ईशानी इस बार उस सपने को कोई साधारण या मामूली सपना मानकर नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जूही को अपनी तरफ करवट बदलते और ये पूछते हुए सुन कि क्या हुआ, ईशानी ने खुद को संभाला और धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। जूही को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह उठकर सीधे बैठ गई और उसने ईशानी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। वे दोनों भले ही धीमी आवाज में बात कर रही थी, लेकिन कमरे में सो रही ममता की नींद खराब हो गई और वह झल्लाते हुए जोर से बोली, क्या तुम दोनों को जरा भी तमीज नहीं है? आधी रात को सोने के बजाय नौटंकी मचा रखी है और सबकी नींद खराब कर रही हो। अगर कोई और दिन होता तो जूही ममता को उसकी इस बात पर सुना देती, लेकिन ईशानी का उतरा हुआ और डरा हुआ चेहरा देखकर उसने ममता की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने ईशानी का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, तुम जो भी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुबह के 5 या 6 बज चुके थे। सर्दियों के दिनों में सूरज देर से निकलता है, इसलिए बाहर अभी भी घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन ईशानी की आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे एक फोन करना है। उसके दिल में अपने दोनों बच्चों की सलामती को लेकर जो डर बैठ गया था, वह उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बात करते करते दोनों ने जल्दी से अपने गर्म कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गईं। ममता को लगा था कि जूही उससे लड़ने लगेगी, लेकिन दोनों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इस बात पर ममता गुस्से से सुलग उठी और उसने गुस्से में अपना तकिया जोर से मुंह से पीट दिया। कमरे की बाकी लड़कियां अपनी सांसें रोके लेटी रहीं, क्योंकि कोई भी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। ईशानी और जूही ने कमरा का दरवाजा खोला और बाहर निकल गईं, जिसके कुछ ही देर बाद हॉस्टल का कमरा फिर से शांत हो गया। बाहर भयंकर ठंड थी और इस वक्त पोस्ट ऑफिस भी बंद था। जूही ने बाहर आकर किसी तरह 2 बन खरीदे और एक ईशानी को थमा दिया, लेकिन इस वक्त ईशानी के गले से एक निवाला भी नीचे उतरना मुमकिन नहीं था। वो बस अपने ठिठुरते हाथों को सेकने के लिए उस बन को पकड़े रही। आखिरकार सुबह के 8 बजते ही पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खुला और ईशानी भागकर अंदर गई और सीधे किंडरगार्टन के नंबर पर फोन मिलाया। जब स्कूल के स्टाफ रूम में घंटी बजी तो रश्मि को तुरंत वहां बुलाया गया। जैसे ही उसने ईशानी की घबराई हुई आवाज सुनी, उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ईशानी बिना वजह कोई बवंडर खड़ा नहीं कर रही है। भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं दोनों बच्चों की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगी। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो मैं इन बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर ले आती हूँ। ठीक है, तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रश्मि। फिलहाल रश्मि का ये सुझाव सबसे समझदारी भरा था। उस डरावने सपने में अनियंत्रित रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने दोनों बच्चों को कुचल दिया था। जब तक बच्चे स्कूल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक शायद उस भयानक हादसे को टाला जा सकता था। लेकिन वो अनियंत्रित गाड़ी, ईशानी के दिमाग में बिजली की तेजी से एक ख्याल कौंधा और सारे तार आपस में जुड़ते चले गए। अगर उसे सही से याद था तो मूल कहानी के मुताबिक रश्मि भी एक ट्रक की चपेट में आकर इस दुनिया से चली गई थी और वह घटना ठीक आज से 1 हफ्ते बाद होने वाली थी। इसका मतलब ये था कि उसने रश्मि की तकदीर तो बदल दी थी, लेकिन उसकी वजह से वही भयानक हादसा उसके अपने दोनों बच्चों की तरफ मुड़ गया था। यहाँ तक कि इस साजिश के पीछे हेमंत का हाथ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्यों? ईशानी अभी तक हेमंत के इस घटिया मकसद को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, लेकिन इस वक्त सबसे अहम और पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाना थी। वो इस बात पर बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाहती थी कि वो सड़क हादसा ठीक 1 हफ्ते बाद ही होगा, क्योंकि उसे 1 हफ्ते के दौरान बच्चे घर नहीं लौटने वाले थे। ईशानी ने रश्मि से कुछ और जरूरी बातें कहीं और फोन रखने के बाद जूही को साथ लेकर वापस कॉलेज की तरफ लौट आई। उसने कॉलेज पहुंचते ही तुरंत अपनी पढ़ाई से छुट्टी के लिए अर्जी दी, जिसे प्रोफेसर महेंद्र ने गुस्से में सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इस शुक्रवार को सेमेस्टर का मॉक टेस्ट है और इस परीक्षा में कॉलेज का कोई भी छात्र अनुपस्थित नहीं रह सकता। अगर मैं फिर भी छुट्टी लूं तो क्या होगा? तो फिर इस कॉलेज से अपना नाम कटवाकर बाहर चली जाओ। ईशानी जितनी ज्यादा घबराई और बेचैनी में थी, प्रोफेसर महेंद्र उतने ही ज्यादा अकड़ और घमंड में चूर थे। उन्हें लगता था कि अगर ईशानी कॉलेज छोड़कर चली जाएगी तो उनकी चहेती बेटी या शालिनी की चमक के आगे कोई दूसरा रुकावट नहीं बनेगा। ठीक है, मंजूर है। ईशानी ने बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत हामी भर दी। वैसे भी कियान परिवार की वजह से उनका मोह दिल्ली मेडिकल कॉलेज से पहले ही उठ चुका था। वैसे भी उसने यहाँ दाखिला सिर्फ अपनी डिग्री पूरी करने के लिए लिया था ताकि वो अपने बच्चों के सामने सिर उठाकर जी सके। लेकिन अब जब उसके जिगर के टुकड़े ही मौत के मुंह में थे, तो वह इस कागजी डिग्री के पीछे पागल होने वाली मूर्ख नहीं थी। असली जिंदगी को छोड़कर डिग्री के पीछे भागना तो उल्टी गंगा बहाने जैसा था। ईशानी ने ठंडे और सख्त लहजे में इतना कहकर बिना पीछे मुड़े वहां से कदम बढ़ा दिए। अब उनके पास वक्त की बहुत कमी थी और उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपने दोनों बच्चों के पास पहुंचना था। प्रोफेसर महेंद्र अपनी जगह खड़े ईशानी की इस बेपरवाह और दृढ़ पीठ को देखते रह गए और उनके मुंह से निकलने वाली ताने की बातें उनके गले में ही अटक कर रह गईं। अच्छा, तो तुम्हें अपनी इस जिद पर पछताना पड़ेगा। उसी वक्त जब कॉलेज के प्रिंसिपल अनुराग वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने प्रोफेसर महेंद्र के चेहरे पर गुस्से के भाव देखे। उन्होंने अपनी भारी कुटियां सिकोड़ ली। प्रिंसिपल अनुराग इस स्वार्थी और पक्षपाती शिक्षक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन कियान राय के रसूख के कारण वे चाहकर भी उसे नौकरी से निकाल नहीं पा रहे थे। तुम्हारी क्लास की वो छात्रा ईशानी कहाँ है? मैं उसे अपने साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक खास दौरे पर ले जाने वाला था। सच कहा जाए तो अपनी इंटर्नशिप के दौरान ईशानी ने जिस काबिलियत का प्रदर्शन किया था, उससे पूरे दिल्ली मेडिकल कॉलेज का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। क्या आप जानते हैं, यू अंकल वो मरीज थे जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ईशानी ने उन्हें चंगाई दे दी थी। कियान राय ने इस बात को दबाकर रखा था, इसलिए प्रिंसिपल अनुराग को यह नहीं पता था कि ईशानी ने असल में कियान परिवार की प्रसिद्ध घोस्ट गेट सुई तकनीक का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी हु बुबे ने आकर उनसे इस बारे में ताना मारा, तो अनुराग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वे बस ईशानी को पकड़कर सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी ले जाना चाहते थे ताकि अपने उस पुराने प्रतिद्वंद्वी के सामने अपनी धाक जमा सकें। जब ईशानी को यह पता चला कि प्रिंसिपल अनुराग उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो उनका चेहरा तमतमा उठा। प्रिंसिपल सर, ईशानी को तो अनुशासनहीनता और बदसलूकी के जुर्म में कॉलेज से निकाल दिया गया है। क्या कहा? प्रिंसिपल अनुराग ने गुस्से में चीखते हुए पूछा, और जब उन्होंने प्रोफेसर महेंद्र के मुंह से वो झूठी और पक्षपातपूर्ण बातें सुनी, तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जहां तक वे ईशानी के स्वभाव को जानते थे, वह कभी भी किसी शिक्षक का अनादर करने या नियमों को तोड़ने वाली लड़की नहीं हो सकती थी। ये साफ तौर पर प्रोफेसर महेंद्र की कोई घटिया चाल थी जो उसे परेशान करने के लिए चली गई थी। कॉलेज से नाम काटने जैसी बकवास दोबारा मत करना। ईशानी को वापस आने दो, वह सीधे अपनी परीक्षा में बैठेगी।
प्रिंसिपल सर, अगर ऐसा हुआ तो यह बाकी छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। प्रोफेसर महेंद्र अभी भी अपनी सफाई में गिड़गिड़ाना चाहते थे, लेकिन अनुराग ने अपनी उंगली उनके चेहरे के सामने लाकर उन्हें कड़े शब्दों में डांट दिया। तुम्हारे जैसे लालची और भ्रष्ट शिक्षकों की वजह से ही दिल्ली मेडिकल कॉलेज के होनहार छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज से मैं खुद ईशानी की पढ़ाई और उसकी हरकतों पर नजर रखूंगा। इस मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। कॉरिडोर से गुजरते हुए बाकी छात्र और शिक्षक इस तमाशे को देख रहे थे। जिंदगी में ये पहला मौका था जब प्रोफेसर महेंद्र की इतनी बुरी बेइज्जत हुई थी और उनके दिल में ईशानी के प्रति नफरत और ज्यादा गहरी हो गई थी। ईशानी इन सब ड्रामों से पूरी तरह बेखबर थी और सच कहा जाए तो अगर उन्हें पता भी चल जाता तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अपने जिले की तरफ जाने वाली ट्रेन में सवार थी। समय कम था और उनके पास हिलन्युआन से संपर्क करने का भी वक्त नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुद नहीं जानती थी कि यह सपना महज एक वहम था या किसी बड़े खतरे की चेतावनी। सच्चाई क्या है यह उन्हें तभी पता चलता जब वे अपनी आंखों से दोनों बच्चों को सुरक्षित देख लेती। लगातार 4 दिनों तक ट्रेन और बसों की धूल फांकने के बाद आखिरकार उनकी यात्रा समाप्त हुई और वह अपने गृह जिले के उस छोटे से कस्बे में पहुंच गईं। जैसे ही ईशानी स्टेशन और फिर किंडरगार्टन के गेट पर पहुंची, वहां के प्रिंसिपल ने उन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। अरे ईशानी बेटी, तुम अचानक बिना किसी छुट्टी के यहाँ कैसे आ गई? अभी तो स्कूल की छुट्टियों का समय नहीं हुआ था। ईशानी के पास किसी से औपचारिक बातें करने का वक्त नहीं था। वह सीधे दौड़कर दोनों बच्चों की क्लास के बाहर पहुंची। उनके दोनों बच्चे अपनी बेंच पर बहुत शांति और आज्ञाकारी बच्चों की तरह बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। किंडरगार्टन की वह मामूली पढ़ाई उन दोनों के लिए बच्चों का खेल जैसी थी। मयंक एकदम सीधा बैठा हुआ था और उसके हाथ में 11वीं 12वीं कक्षा की एक फिजिक्स की किताब थी, जबकि छोटी पल्लवी अपनी मेज पर झुककर कुछ चित्रकारी कर रही थी। मयंक को यह डर था कि ज्यादा झुकने से उसकी बहन की आंखों पर जोर पड़ेगा, इसलिए वह बीच-बीच में उसे प्यार से थपथपाकर सीधा बैठने का इशारा कर रहा था। जब ईशानी ने अपनी आंखों से दोनों बच्चों को बिल्कुल सही तरह देखा, तब जाकर उनके सीने पर रखा हुआ मीलों भारी पत्थर हटा और उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। बड़ी मम्मी, माँ, रश्मि और दोनों बच्चों ने एक साथ ईशानी को दरवाजे पर खड़े देखा। छोटी पल्लवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें फाड़कर देखा और फिर अपनी आंखों को मलते हुए यकीन किया कि वह सपना नहीं देख रही है। इसके बाद वह तेजी से अपनी बेंच से उठी और दौड़कर सीधे ईशानी से लिपट गई। माँ, आप अचानक वापस कैसे आ गई? और पापा कहाँ हैं? छोटी बच्ची अपनी माँ के पैरों से चिपककर बाहर की तरफ झांकने लगी। जब उसे वहां अपने पिता की कोई परछाई नजर नहीं आई, तो उसका नन्हा-सा चेहरा निराशा से उतर गया। लेकिन अपनी माँ को अचानक अपने सामने पाकर उसकी खुशी सारी निराशा पर भारी पड़ गई। पल्लवी ने ईशानी के पैरों को कसकर गले लगा लिया और अपना सिर उनके घुटनों पर रगड़ते हुए बोली, माँ, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। क्या इस बार आप हमारे साथ यहीं रुकने वाली हैं? पहले जब वे एक दूसरे से दूर थी, तब शायद हालात अलग थे, लेकिन अब अपने दोनों बच्चों को सामने देखने के बाद ईशानी का दिल और अधिक दूरी सहने के लिए तैयार नहीं था। वह अब एक पल के लिए भी अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहती थी और इस बार सब कुछ ठीक होने के बाद वह उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाने का पक्का मन बना चुकी थी। भले ही उन्हें अपनी इस पढ़ाई को बीच में ही क्यों न छोड़ना पड़े, लेकिन वह अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं जाने देंगी। अध्याय 82, दिल्ली लौटकर हिसाब चुकता करना। ट्रक की पहाड़ी से टकराने की आवाज इतनी जोरदार थी कि सोहन और उनके साथ आए मदद करने वाले लोग उस मंजर को देखकर सहम गए और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ईशानी, क्या तुम सब ठीक हो? ये ट्रक आखिर कहाँ से आया था? इसकी कोई आंखें नहीं थी क्या जो सीधे लोगों पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था? सोहन आमतौर पर बहुत सीधे स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन इस वक्त उनके मन में भारी गुस्सा और आक्रोश भर आया था। ईशानी ने चारों बच्चों को ढांढस बंधाया और सोहन को जवाब दिया, पापा, ये ट्रक मयंक और पल्लवी को कुचलने के लिए ही आया था। आप जल्दी से जाकर अंकल झा को बुला लाइए और भाई कृपया कस्बे में दौड़कर जाइए और इंस्पेक्टर साहब को इस दुर्घटना की जांच करने के लिए कहिए। हालांकि उसे यह पक्की तौर पर नहीं पता था कि ड्राइवर जिंदा है या मर चुका है, लेकिन उसे ये सच्चाई बाहर निकालनी ही थी कि इस खौफनाक साजिश के पीछे असली दिमाग किसका था। चाहे वह हेमंत हो या कोई और, बिना सबूत के कुछ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मैं अभी तुरंत जाता हूँ। सोहन और उनके बेटे ने ईशानी के निर्देशों का पालन करते हुए तेजी से कस्बे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि अन्य ग्रामीण भी ईशानी की मदद के लिए घटनास्थल पर चौकसी रखने लगे। ईशानी ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके ट्रक के भीतर जांचा। हालांकि ड्राइवर बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और वह जिंदा था। पुलिस अधिकारी इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए ईशानी बच्चों को लेकर पहले घर गई ताकि उन्हें संभाला जा सके। दादी और सुमित्रा ने जब बच्चों की डरी हुई और अस्त व्यस्त हालत देखी, तो वे बुरी तरह घबरा गईं। हे भगवान, ये सब अचानक क्या हो गया? दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं। एक बहुत बड़ा ट्रक हमें टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन हमने वक्त रहते खुद को बचा लिया। पल्लवी जब थोड़े सामान्य माहौल में आई, तो उसने चाहते हुए बात बतानी शुरू की। दादी ने जब उसकी यह बात सुनी, तो डर के मारे उनका दिल बैठ गया और वे लगभग बेहोश होने को थीं। इतने बड़े ट्रक के सीधे बच्चों की तरफ आने का क्या मतलब था? क्या वे वाकई सुरक्षित हैं? माँ, दादी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो ट्रक अनियंत्रित होकर पहाड़ से जा टकराया और उसका ड्राइवर बेहोश हो गया है। ऐसे पापी का यही अंजाम होना चाहिए, दादी ने गुस्से और नफरत भरे लहजे में कहा। हालांकि उन्होंने खुद वह भयानक मंजर नहीं देखा था, लेकिन बच्चों के चेहरों की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि खतरा कितना खतरनाक था। न जाने कौन सा बेरहम और दिल पत्थर का इंसान है जिसने इतने छोटे-छोटे मासूम बच्चों की जान लेने की कोशिश की। अगर मुझे वह मिल जाए, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उधर दिल्ली में हेमंत, जो अपनी इस चाल के बाद खुद को बहुत शातिर और सुरक्षित समझ रहा था, अचानक जोर से चीख उठा। उसने अपनी नाक रगड़ी और इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। समय के हिसाब से तो अब तक उस ड्राइवर ने उन दोनों बच्चों का काम तमाम कर दिया होगा। हेमंत की आंखों में एक गहरी और खतरनाक चमक कौंध उठी। अभय ने जिस तरह उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, उसके बाद उसे भी क्रूर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को अपने घेरे में ले लिया। ड्राइवर का शरीर स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर सीट के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी दोनों पसलियां टूट चुकी थी और एक टूटी हुई पसली उसके फेफड़े में धंस गई थी। वह सांस कम ले रहा था और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। ईशानी, क्या हाल फिलहाल में तुम्हारी किसी से कोई बड़ी दुश्मनी रही है? पुलिस अधिकारी ने अपने जीवन में कई मामले देखे थे, लेकिन इस हादसे की भयावहता देखकर वे भी अंदर तक हिल गए थे। ये साफ तौर पर दोनों बच्चों को जान से मारने की सोची समझी साजिश लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ड्राइवर का इरादा कैसे बदल गया। ईशानी ने अपनी निगाहें टिकाई और बेहद ठंडे और कड़े शब्दों में हेमंत का नाम लिया। हेमंत, ये शख्स कौन है? पुलिस अधिकारी ने उलझन में पूछा। संयोग से रश्मि भी खबर सुनते ही दौड़ते हुए वहां आ पहुंची। जब उसने ईशानी के मुंह से यह सुना कि मयंक और पल्लवी को गाड़ी से कुचलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हेमंत है, तो उसका खून खौल उठा।
वो हेमंत मेरा अपना सौतेला भाई है। यह मामला दो भाइयों के बीच की रंजिश और पारिवारिक दुश्मनी का निकला। पुलिस अधिकारी कुछ पल के लिए समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कदम उठाया जाए। हेमंत दिल्ली में था और वे चाहकर भी उसे यहाँ गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इस बात का कोई ठोस कानूनी सबूत भी नहीं था कि यह कुकृत्य हेमंत ने ही करवाया है। मैं इस ड्राइवर को होश में ला सकती हूँ। इसके बाद मैं पुलिस अधिकारी से अनुरोध करूंगी कि वे ये पता लगाएं कि हाल ही में इस शख्स का संपर्क किससे रहा है और क्या इसे इसके बदले में कोई भारी रकम मिली है। तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी इस बात की गहराई से छानबीन करता हूँ। जब तक ईशानी उस घायल ड्राइवर को होश में लाने में सक्षम है, तब तक बाकी की सारी कानूनी कार्रवाई पुलिस संभाल लेगी। ईशानी को उनकी कार्यकुशलता पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी एक बारीक सुई निकाली और सीधे ड्राइवर की तरफ बढ़ी। उस ड्राइवर के फेफड़ों में गंभीर चोट आई थी। अगर ईशानी ने पहले से उसे अपनी ऊर्जा से संभाला न होता तो वह अब तक दम तोड़ चुका होता। ईशानी ने उसकी छाती के खास बिंदु पर सुई चुभाई और उसे थोड़ी सी खास औषधि पिलाई। कुछ ही पलों में उस ड्राइवर ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोल दी। तुम कौन हो? वह पूछना ही चाहता था कि ईशानी कौन है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े पुलिस बल पर पड़ी। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और उसे एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ा खेल बिगड़ चुका है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वे दोनों बच्चे अचानक सामने आ गए थे। अगर वे गाड़ी की चपेट में आकर मर गए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओह, तो तुम्हें पहले से ही पता था कि बच्चे गाड़ी से टकराने वाले हैं? ईशानी ने तीखे स्वर में उससे पूछा। ड्राइवर का दिमाग अभी भी सदमे में था और उसकी याददाश्त उस हादसे के खौफ से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके दिमाग में तो यही था कि उसने ट्रक सीधे मयंक की तरफ मोड़ दिया था, न कि पहाड़ी से टकराने दिया था। इतने भारी भरकम ट्रक के सामने वे बच कैसे सकते थे? तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम जान लेने जा रहे हो। ये सीधे तौर पर सोची समझी हत्या की कोशिश का मामला है। नहीं, मयंक उसी वक्त ईशानी की ठंडी आवाज के साथ आगे आया। उस ड्राइवर ने अपनी सूजी हुई आंखें फाड़कर सामने देखा। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम पर हत्या के प्रयास और साजिश रचने का गंभीर आरोप है। अब चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पुलिस अधिकारी को ईशानी के हर एक शब्द पर पूरा यकीन हो चुका था। अब उनका मुख्य काम ये था कि वे फौरन उस ड्राइवर और हेमंत के बीच के वित्तीय लेन देन का पता लगाएं, ताकि ईशानी जल्द से जल्द दिल्ली लौटकर अपना हिसाब चुकता कर सके। उधर दिल्ली में बार-बार चिकित्सीय जांच के बाद अभय की शारीरिक स्थिति तो ठीक पाई गई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनों की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भले ही वह तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाला इंसान था, लेकिन ईशानी और बच्चों की इस अचानक आई मुसीबत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कप्तान, भाभी के वापस अपने गृह राज्य लौटने की खबर पक्की हो गई है। साथी के ये बताने पर कि उसने फोन पर बात कर ली है, अभय का चेहरा जो पहले से उतरा हुआ था और अधिक गंभीर हो गया। ईशानी बिना किसी ठोस और बड़ी वजह के इस तरह अचानक वापस नहीं जा सकती थी। इसका मतलब साफ था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। अभय ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों से छुट्टी के लिए आवेदन किया और बिना एक पल गवाए सबसे तेज गति वाली ट्रेन की टिकट ले ली। ईशानी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि अभय भी ट्रेन से रास्ते में ही है और इधर पुलिस अधिकारी ने ड्राइवर और हेमंत के बीच के कनेक्शन के पुख्ता सबूत ढूंढ निकाले थे। ये ड्राइवर यूं तो ट्रक चलाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन ये जुए की गंदी आदत का शिकार था। इसके पास न तो कोई बचत थी और न ही यह कर्ज से कभी मुक्त हो पाता था। लेकिन कुछ ही दिन पहले इसके घर में अचानक 20,000 रुपए की भारी रकम आई है, जो सीधे दिल्ली से भेजी गई है। भले ही भेजने वाले का असली नाम छिपाया गया हो, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसका सीधा संबंध हेमंत से है। ये सब उसी पापी और नीच हेमंत की घटिया करतूत है। जैसे ही पुलिस अधिकारी ने यह बात पूरी की, रश्मि गुस्से के मारे खुद को रोक नहीं पाई और दहाड़ उठी। वो बचपन से ही दूसरों को फंसाने और साजिश रचने में माहिर रहा है। मेरे भाई और मैंने उसकी वजह से बहुत जुल्म सहे हैं। अब मेरे दोनों मासूम भतीजों की जान लेने की कोशिश भी उसी की गंदी चाल है। अब हमारे पास यहाँ इससे ज्यादा सबूत जुटाने का दायरा सीमित है। आगे की कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी के लिए हमें दिल्ली की पुलिस पर ही निर्भर रहना होगा। पुलिस अधिकारी ने अफसोस जताते हुए कहा, लेकिन ईशानी के मन में उनके प्रति गहरी कृतज्ञता थी। आपकी इस त्वरित मदद के बिना हम इतनी जल्दी सच तक नहीं पहुंच पाते। अभय को अब दिल्ली में चल रहे इस खेल की सच्चाई खंगालनी थी और ईशानी भी अब हेमंत को किसी भी कीमत पर माफ करने के मूड में नहीं थी। और तभी जिसकी चर्चा हो रही थी वही इंसान वहां प्रकट हो गया। ठीक उसी वक्त जब ईशानी आगे की योजना के बारे में सोच रही थी, उन्होंने अभय को थकेहार और धूल से अटे चेहरे के साथ तेजी से अंदर आते देखा। क्या मयंक और पल्लवी पूरी तरह सुरक्षित हैं? उन्होंने अपनी फौजी वर्दी पहन रखी थी और उनके चेहरे पर कई दिनों की बिना कटी हुई दाढ़ी थी, जिससे साफ झलक रहा था कि उन्होंने सफर के दौरान अपनी सुध भी नहीं ली थी। उनकी लाल और सूजी हुई आंखों को देखकर ईशानी ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उन्हें धीरज बंधाते हुए बोली, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप दिल को छोटा मत कीजिए। अपनी पत्नी के मुंह से ये दिलासा सुनकर अभय के सीने पर रखा हुआ भारी बोझ कुछ हल्का हुआ। ट्रेन से उतरते ही जब उसे यह खबर मिली थी कि उसके बच्चों पर जानलेवा हमला हुआ है, तो उस पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो बिना एक सेकंड रुके सीधे यहाँ भागा चला आया था, यहाँ तक कि वह सीधे बच्चों का सामना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। भैया, हमारे बच्चों को मारने की यह साजिश उस हेमंत ने रची है। आपको इस बार उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं होगा। अध्याय 82, कार दुर्घटना। बच्चे कई महीनों से अपनी मां से नहीं मिले थे, इसलिए वे उनसे बहुत अधिक जुड़े हुए थे। ईशानी भी उनके साथ किंडरगार्टन में ही रुक गई थी। गनीमत ये थी कि रश्मि का कमरा इतना बड़ा था कि वे सब वहां आसानी से रह सकते थे। भाभी, आपने कहा था कि दोनों बच्चों के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। आपको ये बात कहां से पता चली? ईशानी अपनी आस्तीन चढ़ाकर मोमोज बना रही थी। मीठी सफेद मूली और देसी घी की सौंधी खुशबू हवा में फैली हुई थी। रश्मि उनके लिए मोमोज की पूरियां बेल रही थी और बगल में खेल रहे दोनों बच्चों को देखते हुए उसने धीरे से पूछा। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके साथ कोई खतरा या अनहोनी होने वाली है। मोमोज बनाते बायते ईशानी के हाथ अचानक रुक गए। उन्होंने रश्मि से कोई बात छिपाई नहीं, भले ही सपने वाली बात पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मैंने एक सपना देखा था। ये सुनकर रश्मि का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। तो आपने सपने में देखा था कि एक हफ्ते के भीतर मयंक और पल्लवी पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? रश्मि एक तरफ जहां उस अजीबोगरीब सपने को लेकर हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ वह ईशानी के उस अथाह प्रेम को देखकर भी दंग थी जो वह अपने बच्चों से करती थी। भले ही वह सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन उसके लिए ईशानी ने ट्रेन का लंबा और थका देने वाला सफर तय करके वापस आना बेहतर समझा। शायद हर माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए ऐसा ही होता है, लेकिन रश्मि इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि उसे बचपन से कभी माँ का ऐसा दुलार मिलता। ये सोचते सोचते रश्मि की आंखें धीरे से नम हो गईं। उसने दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू पोंछे और फिर पूछा, क्या वह डरावना सपना आज ही के दिन सच होने वाला था?
जब से ईशानी ने फोन किया था, तब से उसने अपने दोनों बच्चों को किंडरगार्टन से बाहर कदम तक नहीं रखने दिया था। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज का दिन सुरक्षित निकल गया, तो वह कार दुर्घटना कभी नहीं होगी? ईशानी भी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए। रश्मि ने सिर हिलाया, तो फिर मैं इन दोनों पर अपनी आंखें गड़ाए रखूंगी। आज किसी भी कीमत पर इन्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दोनों बच्चों ने अपने गाल फुलाए और मुस्कुराते हुए कहा, मौसी, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। हम तो बस अपनी मम्मी के पास यहीं रहना चाहते हैं। उनकी इस मासूमियत भरी बात ने रश्मि और उसके साथी को हंसा दिया और सपने को लेकर उनके दिल में जो डर था, वह काफी हद तक कम हो गया। जैसा कि रश्मि ने कहा था, वे दोनों बच्चे उस पूरे दिन बाहर नहीं जा पाए और ईशानी का वो डरावना सपना सच नहीं हुआ। रात को सोते समय दोनों बच्चे आदत के मुताबिक ईशानी के बिस्तर पर आ गए और उनसे कोई कहानी सुनाने की जिद करने लगे। कमरे में ईशानी की मीठी और धीमी आवाज गूंजती रही और सुनते सुनते दोनों बच्चे और रश्मि गहरी नींद में सो गए। अगले कुछ दिनों तक ईशानी बच्चों के साथ किंडरगार्टन में ही रही। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तब वो दोनों बच्चों को लेकर अपने घर वापस लौटी। दादी और सोहन अपनी बेटी को अचानक सामने देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैं तो सोच रही थी कि दोनों बच्चे हर रोज किंडरगार्टन में ही क्यों रुक रहे हैं। असल में तुम वहीं उनके पास थी। दादी को ईशानी के उस डरावने सपने के बारे में कुछ नहीं पता था। वह तो बस यही सोच रही थी कि शायद रश्मि को बच्चों की कंपनी की जरूरत होगी। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उन्हें देखने चली गई थी। ईशानी ने बात टालने के लिए सहजता से झूठ बोल दिया और दादी ने उस पर कोई शक नहीं किया। दोनों बच्चे कभी तुमसे अलग नहीं रहे हैं। अगर तुम्हें उनकी याद न आती तो हैरानी होती। इस बार जब तुम वापस आई हो, तो क्या कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आई हो? ईशानी ने उनके सवालों के जवाब दिए और दादी ने माँ बेटे के इस मिलन में कोई खलल नहीं डाला। वो लीला को साथ लेकर खाना बनाने के लिए रसोई में चली गईं। उनकी बेटी इतने दिनों तक बाहर रहने के बाद थोड़ी कमजोर लग रही थी, इसलिए उन्हें कुछ अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाना जरूरी था। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे ज्यादा देर रुक नहीं पाए और नन्हे छोटू और सोहन के छोटे बेटे के साथ पहाड़ की तरफ खेलने निकल पड़े। तुम दोनों संभल कर रहना, बहुत दूर मत निकल जाना और जल्दी वापस आ जाना। ईशानी ने बच्चों के पीछे जाते हुए उन्हें हिदायत दी। वैसे भी उस पूरे इलाके में हर कोई एक दूसरे को जानता था, इसलिए बच्चे अक्सर पास के पहाड़ पर खेलने चले जाते थे। साथ में सोहन और बाकी लोग भी थे, इसलिए ईशानी को बहुत ज्यादा चिंता नहीं हुई। हालांकि वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि एक अनियंत्रित ट्रक पहले से ही घात लगाए बैठा था। ईशानी, जरा ये फ्रोजन नाशपाती की प्लेट धो दो ताकि बच्चे वापस आएं तो वे इन्हें खा सकें। इस इलाके में हर सर्दियों में लोग नाशपाती को जमा कर रखते थे। ईशानी को ये बहुत पसंद था, इसलिए दादी ने उनके लिए सबसे बड़े और मीठे फ्रोजन नाशपाती छांटकर एक प्लेट में निकाले थे। ठीक है, ईशानी ने कहने पर प्लेट थाम ली, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ठीक से पकड़ पाती, उनका दिल अचानक जोर से बैठ गया और इसके बाद सीने में एक बर्फीला दर्द उठ खड़ा हुआ। मयंक, पल्लवी, जरूर मयंक और पल्लवी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ईशानी के हाथ से नाशपाती की प्लेट छूटने की परवाह किए बिना वो तुरंत पीछे मुड़ी और पागलों की तरह बाहर की तरफ भाग पड़ी। पौधों की विशेष ऊर्जा से तैयार उनका शरीर पहले से कहीं अधिक तेज और फुर्तीला हो चुका था, लेकिन इस वक्त वह रफ्तार भी उन्हें कम लग रही थी। उनके सीने का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उनका कलेजा फट जाएगा। उधर फौजी छावनी में मीटिंग में बैठे अभय का चेहरा भी अचानक पीला पड़ गया। उनके इस अचानक बदले हुए हाव भाव को देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। कप्तान अभय, आपकी तबीयत कैसी है? क्या पिछली बार लगी चोट अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है? किसी डॉक्टर को दिखाएं। अभय ने किसी को रुकने के लिए नहीं कहा, लेकिन वह अच्छी तरह जानते थे कि ये दर्द उनके पुराने जख्म का नहीं था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनसे कोई बहुत कीमती चीज दूर जा रही हो। डिक्सन पहाड़, मयंक, पल्लवी और अन्य 4 बच्चे पहाड़ पर मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक एक भारी भरकम ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ आया। ट्रक जैसी गाड़ियां बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब बागान के फल पक जाते थे, तो उन्हें ले जाने के लिए ट्रक अक्सर आते थे। आमतौर पर बच्चे ऐसी गाड़ियों से दूर रहने में ही समझदारी समझते थे, लेकिन आज ये गाड़ी ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह बेकाबू हो चुकी हो और सीधे उन्हीं की तरफ दौड़ी आ रही हो। भले ही मयंक अभी बहुत छोटा था, लेकिन वो उन चारों बच्चों में सबसे ज्यादा समझदार था। उसकी माँ ने उसे और उसकी बहन को कुछ दिनों तक मौसी के पास ही रहने की हिदायत दी थी और मयंक को पहले से ही कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। अब जब उसने उस ट्रक को इस तरह पागलपन की रफ्तार में आते देखा, तो वह सब कुछ समझ गया। जल्दी करो, सब लोग खाई में कूद जाओ। पास की खाई लगभग 1 मीटर गहरी थी, अगर वे उसमें कूदते तो शायद उनके पैर में चोट लग सकती थी, लेकिन उस भयानक ट्रक के सामने अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। साथ में मौजूद एक बच्चे के पैर डर के मारे कांप रहे थे और वो कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन मयंक ने समय न गवाते हुए उसे खींचकर सीधे नीचे गिरा दिया। पल्लवी ने भी बिना एक पल की देरी किए वही किया। उस छोटी सी बच्ची की नजर में उसके माता-पिता के बाद उसका भाई ही सबसे समझदार था। चूंकि इस वक्त उनके माता-पिता पास नहीं थे, इसलिए वो बिना सोचे समझे अपने भाई की बात मान रही थी। तीनों बच्चे खाई के अंदर कूद चुके थे और अब वहां सिर्फ मयंक अकेला खड़ा था। जैसे ही वह बड़ा ट्रक उन्हें कुचलने के बिल्कुल करीब पहुंचा, पीछे से ईशानी की चीखती हुई आवाज गूंज उठी। मयंक, पीछे हटो। वह ट्रक से अभी भी कई 100 मीटर की दूरी पर थी और इतनी कम समय में दौड़कर वहां पहुंचना नामुमकिन था। जिंदगी और मौत के उस नाजुक मोड़ पर ईशानी ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों को हवा में ऐसे फैलाया जैसे वो किसी अदृश्य दीवार को चीर रही हों। जैसे ही उनकी आंतरिक अंतरिक्ष ऊर्जा बाहर निकली, ट्रक और मयंक के बीच की हवा मानो फट गई। जो ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसने अचानक अपनी दिशा बदल ली और सीधे जाकर पास के पहाड़ से जोरदार टक्कर खा बैठा। धड़ाका, एक भयानक धमाके और धुएं के गुबार के साथ ईशानी अपनी सारी ताकत खोकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं। बाल बाल बच गए। गनीमत ये थी कि उन्होंने वक्त रहते अपनी नई शक्ति जगा ली थी और दोनों बच्चों की जान बचा ली थी। मम्मी, मयंक अपनी लाल और आंसुओं से भरी आंखों के साथ दौड़कर उनकी तरफ आया। भले ही वह बहुत समझदार था, लेकिन आखिरकार वह सिर्फ 6 साल का एक मासूम बच्चा था। जिस पल मयंक ने उस ट्रक को अपनी तरफ आते देखा था, उस पल उसका खून डर के मारे जम गया था। मम्मी यहाँ है, डरो मत मेरे बच्चे। ईशानी ने उस बच्चे को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और बेहद कोमल आवाज में उसे सहलाने लगी। माँ और बेटे दोनों के दिलों में उस भयानक हादसे से बचने का खौफ साफ झलक रहा था। मम्मी, दीदी और बाकी बच्चे अभी भी खाई के अंदर हैं। मयंक कुछ पलों तक ईशानी से लिपटा रहा और फिर झिझकते हुए उनकी बाहों से अलग हुआ। उसने अपनी आंखें पोंछी और ईशानी का हाथ पकड़कर उन्हें खाई की तरफ ले गया। ईशानी की ताकत अब थोड़ी वापस आ चुकी थी। जब बच्चे खाई में कूदे थे, तब वो वहां नहीं पहुंच पाई थी। अब जब उन्होंने धूल से सने उन तीनों छोटे बच्चों को खाई में देखा, तो उनका दिल कसैले दर्द से भर आया।
पल्लवी ने मुंह से थोड़ी सी मिर्ची थूकी, उसका नन्हा सा चेहरा धूल से काला पड़ गया था। जब उसने अपनी मां को सामने देखा तो डर और घुटन का सारा गुबार आंसू बनकर बह निकला। मम्मी, पल्लवी बहुत डर गई थी। ईशानी तुरंत नीचे उतरी और तीनों बच्चों को खींचकर बाहर निकाला। सोहन के बेटे को छोड़कर पल्लवी और बाकी बच्चों को सिर्फ मामूली खरोंचें आई थी। मेरे अच्छे बच्चों, अब रो मत, मम्मी तुम्हें घर ले चलती है। अध्याय 84, जनरल हरवंश का आना। जगन की जान तो किसी तरह बचा ली गई थी, लेकिन उसके फेफड़े और दिल बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, जिसके चलते उसे जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़े रहना था। दिल्ली से आए पैसों के उस रसीदी सबूत के साथ अभय को रश्मि की बात पर जरा भी शक नहीं रह गया था। बल्कि सच तो ये था कि हेमंत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा क्रूर और निर्लज निकला था। अभय और ईशानी ऐसे लोग नहीं थे जो चुपचाप अपमान का घूंट पीकर बैठ जाते। हेमंत ने खुद उन्हें ललकारा था और अगर वे अब भी जवाब न देते तो उनका गुस्सा किस काम का होता। मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहती हूँ। ईशानी का रुख बेहद कड़ा था। हालांकि वह बात तो एक प्रस्ताव की तरह कर रही थी, लेकिन उसके लहजे में अभय के लिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। भला अभय इनकार कैसे कर सकता था? दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, भले ही आसपास परिवार के लोग थे, लेकिन वे सीधे उसके पास तो नहीं थे। ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। सोहन परिवार के लिए बच्चों को दिल्ली जाने देना आसान नहीं था, खासकर दादी के लिए। उन्होंने उन दोनों बच्चों को पल बढ़कर बड़ा होते देखा था और उनके अचानक इतने लंबे समय के लिए चले जाने से उनका दिल खाली खाली सा हो गया था। दादी, हम नए साल की छुट्टियों में वापस आएंगे और आप हमसे मिलने आ सकती हैं। मम्मी ने कहा है कि दिल्ली में हमारा अपना घर है, बिल्कुल हमारे इस घर की तरह। पल्लवी ने एक बड़े की तरह दादी के कंधों को थपथपाया, जिससे दादी की आंखें और अधिक छलक आई। वो इतनी प्यारी बच्ची को जाने कैसे देती? ठीक है, दादी तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। रश्मि ने भी प्रिंसिपल साहब को अपना इस्तीफा सौंप दिया और प्रिंसिपल साहब उनकी स्थिति को अच्छी तरह समझ गए थे। आखिरकार अपनों की जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना वाकई नुकसान का सौदा था। प्रिंसिपल ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, पर रश्मि ने दृढ़ता से सिर हिला दिया। अब आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जब मैं पहले सोहनपुर आई थी तब अकेली थी, पर अब वैसी स्थिति नहीं है। उसके पास उसका भाई, भाभी और 2 प्यारे भतीजे थे। वे ही उसका असली परिवार था, इसलिए उसका परिवार जहाँ होगा वह भी वहीं रहेगी। अगर यह नौकरी छूट गई तो वह कोई दूसरी ढूंढ लेगी, लेकिन वह दोबारा अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहती थी। वे बहुत जल्द ही दिल्ली लौट आए। जनरल हरवंश को अभी अभी अपने एक दोस्त का फोन मिला था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि रश्मि ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वह वापस दिल्ली आ रही है। जनरल हरवंश पहले तो हैरान रह गए और उनके दोस्त ने भी खुलकर कुछ नहीं बताया, बस इतना इशारा किया कि इसका ताल्लुक दोनों बच्चों से है। जब उन्हें पता चला कि अभय और ईशानी दोनों सोहनपुर गए थे, तो हरवंश इस मामले को पूरी गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने स्थानीय थाने के प्रभारी से फोन पर बात की और उस कार दुर्घटना के बारे में सारी सच्चाई जानी, खासकर यह कि इस खौफनाक वारदात के पीछे हेमंत का हाथ हो सकता है। ये सुनते ही हरवंश का सिर चकरा गया और गुस्से के मारे वे लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाले थे। इस नीच और दरिंदे ने अभय की तरह हरवंश को भी हेमंत के इस कुकर्म पर विश्वास करने में एक पल की भी देर नहीं लगी। अवैध तस्करी और माल बेचने के मामलों की वजह से हेमंत की साख पहले ही पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। इसी बीच हेमंत सीटी बजाता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतोषजनक मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही उसने जनरल हरवंश के चेहरे पर पसरा हुआ भयानक अंधेरा और गुस्सा देखा, उसके मुंह की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। पापा, आप घर आ गए। क्या तुम इसी उम्मीद में थे कि मैं आसपास न रहूं ताकि तुम अपने कुकर्म आसानी से कर सको? हरवंश ने अपने भीतर उबलते हुए गुस्से को दबाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा था। हेमंत का चेहरा एक पल के लिए जम गया और उसकी आंखों में थोड़ा अपराधबोध झलक उठा। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं ऐसा कोई नीच काम कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस चिराग के लिए कुछ खाने की चीजें खरीदने बाहर जा रहा था। मैं अभी लौटकर आता हूँ। हरवंश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने ही जगन को बच्चों पर गाड़ी चढ़ाने के लिए कहा था। वो इस वक्त उस पर सिर्फ इसलिए बरस रहे थे क्योंकि वे हमेशा से उससे नाखुश रहते थे। निकल जाओ आंखों के सामने से। उस कार दुर्घटना की बात अभी सामने नहीं लायानी थी ताकि दुश्मन सतर्क न हो जाए, इसलिए चाहे जनरल हरवंश अंदर से कितने भी गुस्से में उबल रहे हों, उन्हें अपने गुस्से को घूंट कर पीना पड़ा था। बदतमीज बूढ़ा। हेमंत तेजी से बाहर निकल गया और जैसे ही वह कोने पर पहुंचा, उसने मुड़कर हरवंश के घर के दरवाजे की तरफ नफरत से थूक दिया। जल्दी से मर जाए तो झंझट खत्म हो। वो कुछ गालियां बकता हुआ तेजी से पोस्ट ऑफिस की तरफ भागा, क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि जगन अपने काम में कामयाब हुआ या नहीं। 70 के दशक में संचार के साधन तेजी से विकसित हो रहे थे, लेकिन राहत की बात यह थी कि चूंकि उसने सीधे तौर पर जगन को खून करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए उसका सुराग आसानी से मिलने वाला नहीं था। पैसे उसने खुद नहीं भिजवाए थे और उसने कभी उन बच्चों को देखा भी नहीं था, तो भला कोई उस पर शक कैसे करता? हालांकि जगन का फोन न आने के कारण हेमंत का सारा घमंड पल भर में काफूर हो गया था। उसने और जगन ने तय किया था कि काम पूरा हो या न हो, वे आज सुबह 10 बजे एक दूसरे से संपर्क करेंगे, लेकिन जगन ने अपना वादा तोड़ दिया था। हेमंत के दिल में एक अशुभ आशंका घर करने लगी थी। जब ईशानी और बाकी लोग दिल्ली पहुंचे, तो अभय उन्हें एक पारंपरिक हवेलीनुमा बड़े घर में ले आया। रश्मि ने जब अपना कमरा देखा, तो उसकी आंखें एक बार फिर खुशी और पुरानी यादों से नम हो गईं। ये कमरा अभी तक वैसे ही क्यों है? वो अपने भाई से पूछना चाहती थी कि उसने इसे कब तैयार करवाया था, लेकिन दोनों भाई बहन स्वभाव से कम बोलने वाले थे और अभय तो ऐसा था जैसे मुंह में ताला लगा हो। आखिरकार ईशानी को बीच में बोलना पड़ा। ये बहुत पहले ही बुक कर लिया था। जब मैं यहाँ आई तो मैंने इसे सजाने के लिए कुछ सामान खरीदा था। तुम तो जानती ही हो आदमियों को, वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। हाँ, वो पहले भी ऐसा ही था। जब मैं छोटी थी तो वह मेरे बाल ऐसे बांधता था कि मानो उखाड़ ही देगा। बचपन में अभय ही रश्मि की देखभाल करता था। जब परिवार में बाकी व्यवस्थाएं बदली थी, तो अभय अपनी बहन को लेकर बहुत चिंतित रहता था और जहाँ भी जाता उसे साथ रखना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते ठंडे पड़ गए थे। अब जब रश्मि ने उस बात को याद किया, तो अभय का दिल भी अंदर से भर आया। अब ऐसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा? रश्मि ने उम्मीद नहीं की थी कि वो कुछ बोलेगा और उसका दिमाग उलझन में पड़ गया। अभय ने अपने होंठ भींचे, उसके कान के सिरे हल्के से लाल हो गए। मैं अब तुम्हारे बाल नहीं खींचूंगा। पल्लवी के बाल वही तो संवारता था और इस काम में उसका हाथ बहुत साफ था। रश्मि को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी बात कहेगा। उसकी आंखें फिर से गर्म हो गईं, लेकिन उसने जानबूझकर मुंह फेर लिया और जिद करने लगी। मैं अब कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे तुम्हारे सहारे बालों की जरूरत है। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी होती चली गई। इतने साल बीत चुके थे, रश्मि को खुद याद नहीं था कि उसने ऐसे खुशनुमा माहौल की कल्पना कितने दिनों से की थी। उसे लगा था कि इस जन्म में उसका अपने भाई से कभी मेल मिलाप नहीं हो पाएगा और उसकी आज की यह जिंदगी किसी खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी।
सचमुच एक सपना है तो भगवान करे वो कभी न टूटे। तुम लोग पहले सामान व्यवस्थित करो, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। भाई बहन का ये प्यारा पल देखकर ईशानी ने उनके बीच खलल नहीं डाला। ट्रेन से उतरने के बाद से किसी ने कुछ नहीं खाया था और सबको तेज भूख लगी थी। ईशानी ने बिना किसी झंझट के टमाटर और अंडे के तड़के वाले नूडल्स की एक बड़ी हांडी तैयार कर ली, जिस पर ताजी हरी धनिया और सब्जियां छिड़की गई थी। उसकी महक और रंगत इतनी शानदार थी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ठीक उसी समय जनरल हरवंश वहां आ पहुंचे। हम ईशानी और बाकी लोग खाने की मेज पर बैठे ही थे कि तभी बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और चौंक कर पूछा, बाहर कौन है? दिल्ली में उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। आज काम का दिन था और बाकी लोग भी अपने काम पर थे, इसलिए उनका आना मुमकिन नहीं था। वे अपने पड़ोसियों को भी ठीक से नहीं जानते थे। ईशानी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक सख्त और गंभीर स्वभाव के बुजुर्ग को अपनी तरफ घूरते हुए पाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभय तुरंत उनके पीछे आया और उसने जनरल हरवंश को देखते ही ईशानी को अपनी ओट में सुरक्षित कर लिया। उसके चेहरे का वह सुरक्षात्मक भाव देखकर हरवंश की छाती गुस्से और कसैलेपन से फूल उठी। क्या मैं कोई बला या राक्षस हूँ जो वह इतना चौंक गया है? भैया दरवाजा बंद करो और हम खाना खाते हैं। रश्मि की नजर भी उस पर पड़ गई। अपने पिता के प्रति उसके मन में गहरी नफरत और नाराजगी थी, इसलिए उसने उन्हें अंदर आने देने से साफ इनकार कर दिया। अरे ओ बागी बेटा, ओ बागी बेटी। हरवंश गुस्से से कांप उठे। उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही थी, लेकिन वे खुद ही जबरन अंदर घुस आए। वे तो अपनी तरफ से कुछ प्यार मोहब्बत की नर्म बातें कहने की सोच कर आए थे, पर यहाँ आकर उनका सारा गुस्सा फिर भड़क उठा। अगर ईशानी इस वक्त उस बुजुर्ग की असलियत नहीं जानती होती तो वह सचमुच उन्हें कोई अनजान समझती। मूल कहानी में जनरल हरवंश का किरदार बहुत ज्यादा नहीं है। ईशानी के मन में शुरुआत में उनके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। आखिरकार कौन एक पक्षपातपूर्ण और मतलबी पिता को पसंद करेगा? लेकिन अब जब उन्होंने असली इंसान को सामने देखा तो ईशानी को लगा कि शायद उन्होंने पहले उनके बारे में गलत राय बना ली थी। क्या आपने खाना खा लिया है? अगर नहीं तो क्या आप हमारे साथ थोड़ा खाना चाहेंगे? अध्याय 85, पीवी का रिश्ता। जनरल हरवंश ने वाकई कुछ नहीं खाया था। जब से उन्हें दोनों बच्चों के साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता चला था, तब से उनका दिल बेचैनी से जल रहा था और वे फौरन सोहनपुर उड़कर जाना चाहते थे ताकि अपने पोता पोती को अपनी आंखों से देख सकें। गनीमत ये थी कि जब तक उन्हें ये खबर मिली तब तक अभय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली पहुंच चुका था। हरवंश ने किसी तरह उनका पता लगाया और सीधे यहीं चले आए। वे काफी देर तक बाहर आंगन में टहलते रहे। हवेलीनुमा वह घर बहुत बड़ा नहीं था और अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट साफ सुनाई दे रही थी। जनरल हरवंश को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई बिल्ली उनके दिल को खरोंच रही हो, और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उन्होंने आखिरकार खांसकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अच्छा, अपनी बेटी की आग उगलती हुई नजारों के बीच जनरल हरवंश अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर सीधे अंदर दाखिल हो गए। रश्मि उन्हें रोक नहीं पाई और उसने अपना सारा गुस्सा अभय और ईशानी पर निकाल दिया। उन्होंने तो हमारे साथ के सारे रिश्ते पहले ही खत्म कर दिए हैं। अब वो किसी अजनबी से अलग थोड़ी हैं। उन्हें अंदर आने ही क्यों दिया? ये तो खाने की बर्बादी है। अभय के चुपचाप किए जा रहे विरोध की तुलना में रश्मि का गुस्सा कहीं अधिक तीव्र और कड़वा था। जब हरवंश ने उसकी ये बातें सुनी तो उनके कदम ठिठक गए और उनकी आंखों में एक गहरा दर्द कौंध उठा। वे अपने बच्चों को बहुत कुछ नहीं दे पाए थे, इसलिए रश्मि का इस तरह नफरत करना पूरी तरह स्वाभाविक था। अभय और उसकी बहन दोनों ही ऐसे स्वभाव के थे जैसे मुंह में ताला लगा हो, बिल्कुल शांत लेकिन किसी भी वक्त फट पड़ने वाले बारूद के ढेर जैसे। माहौल वाकई बहुत असहज हो गया था। ईशानी ने मुड़कर रसोई से नूडल्स की एक कटोरी निकाली और चुपचाप लाकर जनरल हरवंश के सामने रख दी। आप इतनी दूर से अचानक आए हैं, कुछ खा लीजिए। ये बहुत है, मेरे लिए इतना ही काफी है। ईशानी के इस नर्म और आत्मीय व्यवहार से हरवंश अभिभूत हो गए। अभय का स्वभाव बिल्कुल उनके जैसा ही था, कम बोलने वाला और रूखा। वह अपने बच्चों के साथ भी सहज नहीं हो पाता था और जाहिर है कि अपनी पत्नी के साथ भी उसका तालमेल अलग किस्म का था। लेकिन ईशानी ने बिना किसी पूर्वग्रह के उन्हें स्वीकार किया और खुद अपने हाथों से उनके लिए नूडल्स परोसे। हरवंश ने अपनी आंखें नम होने से बचाने के लिए अपना सिर झुका लिया और नूडल्स खाने लगे। मम्मी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है ना? मुझे तो टमाटर और अंडे वाले ये नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। पल्लवी एक छोटी सी कटोरी हाथ में थामे हरवंश के ठीक बगल में आकर बैठ गई। भले ही वह छोटी थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी और उसने आते ही ताड़ लिया था कि यह बुजुर्ग शख्स आखिर कौन है। हालांकि वह अपने दादा दादी के साथ नहीं पली बड़ी थी, फिर भी बच्चों के मन में अपने बड़ों को लेकर एक सहज उत्सुकता और अपनापन होता है। उस नन्ही बच्ची की कोमल और मीठी आवाज सुनकर हरवंश ने अपना सिर घुमाया। जब उन्होंने उसके चेहरे पर नजर डाली तो वे एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। मयंक और पल्लवी जुड़वां भाई बहन थे, लेकिन मयंक पूरी तरह अभय की तरह दिखता था, जबकि पल्लवी में माता पिता दोनों की सुंदर खूबियां थीं और उसकी आंखों तथा भरी कुटियों में कहीं न कहीं उसकी मृत मां की झलक साफ दिखाई देती थी। अपनी उस दिवंगत जीवन संगिनी की याद आते ही हरवंश का गला भर आया और उनका दिल कसैले दर्द से टीस उठा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो तुम पल्लवी हो? वे बहुत सावधानी से थोड़ा झुके ताकि उनकी आवाज जितनी हो सके उतनी कोमल और प्यार भरी लगे। पल्लवी ने अपना सिर आज्ञाकारी बच्चों की तरह हिलाया। हाँ, मेरा नाम ही पल्लवी है और मेरे बड़े भैया का नाम मयंक है। अच्छा, बहुत अच्छे। हरवंश ने लगातार 3 बार अच्छा कहा, लेकिन वे चाहकर भी तुरंत अपनी असली पहचान खुलकर नहीं बता पाए। वे खुद को इन दोनों मासूम बच्चों के दादा कहलाने के लायक नहीं मानते थे। तभी उस नन्ही बच्ची ने अपनी कटोरी मेज पर रखी, टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा और फिर स्टूल पर अपने घुटने टेककर सीधे जनरल हरवंश की आंखों में देखते हुए मासूमियत से पूछा, क्या आप पल्लवी के दादाजी हैं? उस बच्ची की आंखें इतनी साफ और पारदर्शी थीं कि जनरल हरवंश को खुद अजीब सा संकोच होने लगा, जो कि उनके कड़क स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। हाँ, मैं ही हूँ। इतना कहने के बाद उन्होंने तिरछी नजरों से एक बार अभय की तरफ देखा। उनका बेटा हमेशा की तरह अपने भावहीन चेहरे के साथ बैठा था, जिसके चेहरे पर कोई भी भावना पड़ना नामुमकिन था। हालांकि उनके ठीक बगल में बैठी रश्मि अभी भी गुस्से से उबल रही थी। पल्लवी को जब उसका मनचाहा जवाब मिल गया तो उसने अपनी गर्दन तिरछी की। तो फिर आप इतने दिनों तक मेरे भैया और मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? बाकी सभी बच्चों के दादाजी होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं था। मोहल्ले के चुन्नू भैया ने तो इस बात पर हम दोनों का मजाक भी उड़ाया था। बच्चे अपनी बात कहने में किसी तरह की झिझक नहीं रखते और कभी-कभी उनकी सीधी बातें दिल पर किसी पैने खंजर की तरह चुभ जाती हैं। वो बच्ची बहुत समझदार थी, इसलिए यह बात उसके कोमल मन में घर कर गई थी। ये सुनकर हरवंश का कलेजा भीतर तक कांप उठा। मुझे माफ कर दो, ये सब तुम्हारे दादाजी की ही गलती है। मैं तुमसे और तुम्हारे भैया से माफी मांगता हूँ और तुम्हारे पापा तथा तुम्हारी बुआ से भी। ये जिंदगी में पहला मौका था जब जनरल हरवंश ने किसी के सामने इस तरह झुककर माफी मांगी थी। रश्मि के गले में अटका हुआ गुस्सा अचानक उसके भीतर ही घुट गया और उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से लाल हो गईं।
अभय भी बाहर से जितना पत्थरदिल और शांत दिख रहा था, अंदर से उतना शांत नहीं था। उसके शरीर के दोनों तरफ लटकते हुए हाथ कसकर मुट्ठियां भींच चुके थे। आखिरकार वे सब एक ही खून के रिश्ते थे। परिवार के सदस्यों के बीच से भला खून का खिंचाव कभी कैसे खत्म हो सकता था। वे लोग बस अपने अहंकार और गलतफहमियों की वजह से एक दूसरे से जुड़ने का सही रास्ता नहीं पा रहे थे। और अब उस मासूम बच्ची के उन सच्चे शब्दों ने हरवंश परिवार के पिता पुत्र और पिता पुत्री के बीच जमी हुई बर्फ की दीवार को आखिरकार तोड़ दिया था। ईशानी ने हल्की सी हंसी बिखेरी और अभय तथा उसकी बहन को खाने की तरफ ध्यान देने का इशारा किया। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना नूडल्स बिल्कुल जम जाएंगे। अभय अपनी पत्नी की हर बात पर बिना किसी सवाल के अमल करता था और रश्मि भी इस वक्त अंदर से काफी पिघल चुकी थी, इसलिए उसने फिलहाल जनरल हरवंश से बहस करना बंद कर दिया। डाइनिंग टेबल का वह माहौल अब अजीब रूप से शांत और सौहार्दपूर्ण हो चुका था। अभय और उसकी बहन अपने नूडल्स खाने में व्यस्त थे, जबकि पल्लवी अपनी तोतली और प्यारी आवाज में हरवंश को अपनी मम्मी की महानता की कहानियां सुना रही थी। हालांकि मयंक अक्सर अपनी बहन को नासमझ कहकर डांटता रहता था, लेकिन इस बार उसने भी बीच-बीच में अपनी बहन की बातों का समर्थन किया। हरवंश के मन में पहले से ही ईशानी के प्रति एक सम्मान का भाव था और अब इस वाकये के बाद वे अपनी इस समझदार बहू को और अधिक चाहने लगे थे। इन पिछले कुछ सालों में तुमने बच्चों को संभालने में बहुत मेहनत की है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अभय का ज्यादातर समय फौजी छावनी और सरहद पर ही बीतता था। ईशानी ने अकेले दम पर इतनी दूर रहकर दोनों बच्चों को जिस तरह पाला पोसा था, उसमें उनकी ममता और त्याग का बड़ा योगदान था। और अपने बेटे तथा बेटी के मन में ईशानी के प्रति जो आदर और प्यार उन्होंने देखा था, उससे ये साफ था कि ईशानी एक बेहतरीन इंसान है। हालांकि हरवंश की इस तारीफ को सुनकर ईशानी के मन में थोड़ा सा अपराधबोध जरूर जागा। असली ईशानी ने तो कम से कम बच्चों पर जुल्म नहीं किया था, यही बहुत बड़ी बात थी। वे बच्चे किसी गलत राह पर न भटके, इसका पूरा श्रेय तो अभय के दिए गए संस्कारों को जाता था। ये तो मेरा फर्ज था। क्या आप एक कटोरी नूडल्स और लेना चाहेंगे? ईशानी ने बिना देर किए बात का रुख बदल दिया। ये देखते हुए कि हरवंश की कटोरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, उन्होंने फौरन उनके लिए और नूडल्स बढ़ाने की पेशकश की। हाँ बिल्कुल, हरवंश ने इस बार मना नहीं किया। एक तो उनकी अपनी भूख अच्छी थी और दूसरा ये कि उनकी बहू के हाथों बने इन नूडल्स का स्वाद वाकई लाजवाब था। उनकी उस नन्ही पोती ने उनसे कोई झूठ नहीं कहा था। जब सब लोग खाना खा चुके तो अभय ने चुपचाप बर्तन समेटे और धोने के लिए उठ खड़े हुए। उन्हें जल्द ही दिल्ली लौटने के बाद हेमंत के उस काले कारनामे का हिसाब भी चुकता करना था। अब उनका मुख्य लक्ष्य केवल ये था कि वे हेमंत द्वारा उस ड्राइवर को पैसे देने और हत्या की सुपारी देने के पुख्ता सबूत अपने हाथ में ले लें। लेकिन इससे पहले कि अभय दरवाजे की तरफ बढ़ते, जनरल हरवंश ने उन्हें रोक लिया। उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है, सबूत मेरे पास हैं। क्या आपको पता है कि उस हेमंत ने क्या किया है? रश्मि का वह गुस्सा जो अभी अभी शांत हुआ था, एक बार फिर भड़क उठा। उसे लगा कि उसके पिता अब भी उस सौतेले भाई की तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वे सब एक ही छत के नीचे रहते थे और हेमंत हरवंश की नाक के नीचे ही सारे गुल खिला रहा था। वह चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, उनकी पैनी नजरों से लंबे समय तक बच नहीं सकता था। इसलिए उन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी कि दोनों बच्चों पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडराया था। इस बार रश्मि की गलतफहमी कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। जनरल हरवंश कोई भगवान नहीं थे कि उन्हें घर के हर कोने की बात पता हो। खासकर तब जब उनका अधिकांश समय सेना के छावनी इलाकों में गुजरता था, तो वे घर परिवार की इन ओछी हरकतों से ज्यादातर अनजान ही रहते थे। मुझे भी इस बारे में अभी हाल ही में पता चला है। मैंने पहले ही अपने स्तर पर भरोसेमंद लोगों को इसकी थाह लेने के लिए कह दिया है। तुम्हारे अंकल वर्मा के खुफिया विभाग में अच्छे ताल्लुक हैं, वे इस मामले की तह तक तुम लोगों से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। जनरल हरवंश जिस अंकल वर्मा का जिक्र कर रहे थे, वे सीधे मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े थे। अगर हेमंत ने वाकई ऐसा कोई घिनौना अपराध किया है, तो वह कानून के शिकंजे से किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता था। कौन जाने आप उसे बचाने के लिए क्या क्या नाटक करेंगे। रश्मि जानती थी कि इस बार उसने बिना सोचे समझे अपने पिता पर गलत आरोप लगा दिया है, फिर भी उसने अपनी अकड़ बनाए रखते हुए बुदबुदाया। हरवंश ने उसकी इस जिद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी उस नन्ही पोती के साथ खेलने में मशगूल हो गए। शायद पीढ़ियों का यह अंतराल ही कुछ ऐसा होता है कि जो प्यार इंसान अपने बच्चों को नहीं दे पाता, वह अपार स्नेह अपने पोता पोती पर लुटा बैठता है। हरवंश ने अपनी उम्र और ओहदे की परवाह किए बिना जमीन पर लेटकर पल्लवी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और घोड़े की सवारी कराने लगे। यह नजारा देखकर रश्मि की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर मैंने आपको पहले से न देखा होता, तो मुझे पक्का यकीन हो जाता कि इस शरीर में आत्मा किसी और की आ गई है। रश्मि के इस सहज कटाक्ष को सुनकर पानी पी रही ईशानी का लगभग दम घुटने वाला था। जो इंसान असल में इस बात को गहराई से समझती थी कि शरीर और आत्मा का यह अदला बदली वाला खेल क्या होता है, उसके सीने में अचानक एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और उसे खुद पर ही चोरों जैसा डर लगने लगा। अभय ने भी अपनी बहन की यह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी। जैसे ही उसकी नजर ईशानी के चेहरे पर पड़ी जो थोड़ा सा हड़बड़ाई हुई थी, उसकी आंखें और अधिक गहरी और संशय से भर गईं। वैसे अगर गहराई से सोचा जाए तो इस औरत यानी ईशानी के स्वभाव में आया ये बदलाव बहुत अचानक और भारी किस्म का था। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में इस बात को लेकर हल्के फुल्के संदेह भी उठे थे, लेकिन किसी दूसरे की आत्मा के आ जाने या शरीर बदल जाने जैसी बातें इस वैज्ञानिक युग में बहुत ही अतार्किक और बेतुकी थी, इसलिए वह चाहकर भी इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर भी ईशानी के इस घबराए हुए और असमंजस भरे हाव भाव को देखकर उसने अपनी पलकें धीरे से झुका ली और खामोश रहना ही बेहतर समझा। अध्याय 86, वंदना को कॉलेज से निकालना। खुफिया विभाग ने बहुत तेजी से काम किया और अगले ही दिन वर्मा जी ने वह सारा सबूत जनरल हरवंश की मेज पर लाकर रख दिया। अरे भाई हरवंश, ये तो तुम्हारे ही घर का भेदी निकला। दोनों कई दशकों से पक्के दोस्त थे, इसलिए वर्मा जी ने बिना किसी झिझक के सीधे उनके दिल पर चोट कर दी। हरवंश मन ही मन अभी भी हेमंत का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वे सबूत उनकी आंखों के सामने रखे थे, तो उनका सारा भ्रम और उम्मीद एक मजाक बनकर रह गई थी। इस हफ्ते मेरे घर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर छोड़ो, जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। घर में सरला और उसके बेटे के होने की वजह से उनका मूड वर्मा जी को घर खाने पर आमंत्रित करने का बिल्कुल नहीं था। अरे इसमें शुक्रिया क्या कहना, हम दोनों के बीच ऐसा क्या है, वैसे भी मुझे तुम्हारे खाने का लालच थोड़ी है। वर्मा जी की जुबान भले ही थोड़ी तेज थी, लेकिन वह मन ही मन अपने दोस्त की इस हालत पर बहुत दुखी थे। उनके पुराने दोस्तों ने पिछले इन सालों में यह अच्छी तरह देखा था कि हरवंश ने सरला और उसके बेटे के साथ कैसा बर्ताव किया था। शुरुआत में वह अपनी पहली पत्नी से कितना प्यार करते थे, लेकिन उसके निधन के बाद उन्होंने सरला से शादी कर ली और न तो पहली पत्नी के दोनों बच्चों से ढंग से पेश आए और न ही हेमंत को सही रास्ते पर रख पाए। लेकिन अंत में उसी हेमंत ने उनके अपने ही बेटे अभय और पोते पोती को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। इसे पाल पोसकर सांप को दूध पिलाने के अलावा और क्या कहा जा सकता है। शुक्रिया यार, हरवंश इस वक्त किसी से भी लंबी बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। अपनों का अपनों के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किसी भी इंसान के लिए सहन करना बेहद कठिन था।
हरवंश काफी देर तक अपनी मेज पर चुपचाप गुमसुम बैठे रहे। वर्मा जी उनकी मनोदशा को अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वे कुछ ऐसी बातें कहना चाहते थे जो कहना जरूरी थी। मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूँ हरवंश, लेकिन तुम इन कई दशकों से अंधेरे में जी रहे थे। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। तुम और तुम्हारी पहली पत्नी उस समय कितने अच्छे जुड़े थे। हम सबने अभय को बड़े होते देखा है। अगर तुमने दोबारा शादी न की होती तो आज तुम्हारे बच्चे तुमसे इतने दूर और पराये न होते। आखिर तुमने सरला से शादी करने का फैसला क्यों किया था? उसकी पहली पत्नी की तुलना में सरला में ऐसा क्या खास था? वर्मा जी सहित कई पुराने दोस्तों को हमेशा यही लगता था कि हरवंश की अकल पर पत्थर पड़ गए थे। हरवंश ने अपना सिर झुका लिया और तभी उन्हें पिछली बार हुक्मचंद द्वारा कही गई वे बातें अचानक याद आ गईं। अगर हेमंत उनका अपना खून नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सब कुछ सरला की सोची समझी चाल थी। वर्मा जी, तुम्हें क्या लगता है हेमंत शक्ल से किसके जैसा दिखता है? वर्मा जी उनकी इस अचानक बदली हुई बात पर चौंक गए। किसकी तरह दिखता है? उसकी नाक और मुंह तो सरला से मिलते हैं, लेकिन उसकी आंखें और भौहें किसकी तरह हैं, ये समझ नहीं आता। वो किसी भी तरह तुमसे मेल नहीं खाता। हरवंश परिवार में हर कोई अच्छे नैन नक्श वाला है। अभय और रश्मि बचपन से ही बहुत सुंदर और प्यारे थे। हेमंत भी दिखने में बुरा नहीं है, लेकिन उसका चेहरा अभय की बराबरी नहीं कर सकता। अगर हरवंश ने इस बात का जिक्र न किया होता तो शायद किसी का ध्यान इस पर न जाता, लेकिन जैसे ही उन्होंने इशारा किया, वर्मा जी को भी उसमें कुछ संदेह नजर आने लगा। हेमंत का चेहरा वाकई हरवंश परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलता था। तुम्हारा मतलब है कि वर्मा जी ने अपनी बात पूरी तरह साफ नहीं की, लेकिन वे दोनों समझ चुके थे कि वे किस ओर इशारा कर रहे थे। हरवंश ने धीरे से सिर हिलाया। कृपया एक बार उसके जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी पूरी जांच करवाओ। अगर सरला ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर न किया होता तो वे कभी उससे शादी नहीं करते। और उस रात सरला के साथ जो घटना हुई थी तब वे काफी नशे में थे। सामान्य स्थिति में शराब के नशे में उनके साथ ऐसा होना नामुमकिन था। उन्होंने पहले कभी इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन अब जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें हर तरफ झोल ही झोल नजर आता है। ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूँ। वर्मा जी ने सहानुभूति जताते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर सचमुच वह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो पिछले 20 सालों से तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। न सिर्फ उन्होंने किसी और के पाले हुए बच्चे को अपना नाम दिया, बल्कि उसी की वजह से उन्होंने अपने ही खून और पोता पोती को लगभग खो दिया था और अपने बच्चों से दूर हो गए थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? हेमंत अभी तक इस बात से पूरी तरह अनजान था कि हरवंश ने उसकी असलियत का पता लगाने के लिए लोगों को लगा दिया है। उसने पिछले कुछ दिनों में जगन के नंबर पर कई बार फोन किया था, लेकिन एक बार भी संपर्क नहीं हो पाया था। अब हेमंत को पूरा यकीन हो गया था कि जगन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। ये नाकारा और किसी काम का नहीं निकला। उसके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए उसने अपनी झुंझलाहट नहीं छिपाई और गुस्से में आकर पास की मेज पर लात मार दी। कमरे के एक कोने में अलमारी ठीक कर रही जूही उसकी उस हरकत से बुरी तरह डर गई। तुम क्यों इस तरह पागलपन कर रहे हो? इन कुछ ही महीनों में जूही का सारा आत्मविश्वास और चमक जैसे गायब हो चुकी थी और वो बहुत थकी हुई और बेजान नजर आ रही थी। जब जूही के पिता को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था तो ऐसा लगा था जैसे उस परिवार पर आसमान टूट पड़ा हो। और उस मुसीबत में हेमंत की वजह से ही उनका पूरा परिवार फंसा था। जूही की मां अपने दामाद को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, इसलिए वे अपना सारा गुस्सा अपनी बेटी पर ही निकालती थी। पिछले कुछ महीनों से जूही की जिंदगी नर्क जैसी हो गई थी और अब उसके दिल में हेमंत के प्रति केवल नफरत और कड़वाहट बची थी। तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं है। हेमंत उसकी बड़बड़ाहट सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वह जोर से दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। जब मुश्किलें सामने आई तब उसे समझ आया कि 70 के दशक की ये दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने कहानियों में सोची थी। कहानियों में तो लोग पुनर्जन्म लेते ही पूरी दुनिया पर राज करने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ कोई भी छोटा मोटा कारोबार भी करने की कोशिश करता तो तुरंत उसकी शिकायत हो जाती थी। भले ही वह एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता हो, लेकिन अपने माता पिता के सीधे समर्थन के बिना वह यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। हेमंत थोड़ी देर तक सड़कों पर भटकता रहा और चलते चलते अनजाने में ही दिल्ली मेडिकल कॉलेज के बाहर जा पहुंचा। कॉलेज की कक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी और हेमंत बाहर ही इंतजार करने लगा। इस वक्त उसकी मदद करने के लिए केवल प्रिया ही बची थी। ईशानी पिछली बार बहुत जल्दी में वापस आई थी और अपना सारा सामान साथ नहीं ला पाई थी। बिस्तर और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें भले ही वो छोड़ सकती थी, लेकिन अपनी किताबें और पढ़ाई का सामान वह नहीं छोड़ सकती थी। इसके अलावा सुमित्रा भी थी, जिनसे वह ठीक से विदा नहीं ले पाई थी। इसलिए बच्चों को घर पर सुरक्षित सेट करने के बाद ईशानी अपना सामान लेने वापस कॉलेज गईं। हालांकि जैसे ही वह कॉलेज पहुंचे उन्होंने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन प्रोफेसर चौरसिया ने उन्हें तुरंत अपने ऑफिस में बुलवा लिया। छात्रा ईशानी, पिछली बार प्रोफेसर वंदना का व्यवहार गलत था। मैंने उन्हें निर्देश दिया है कि वे तुमसे माफी मांगी। कॉलेज छोड़ने के अपने फैसले को वापस ले लो। प्रशासन इस तरह के प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र को आसानी से हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। प्रोफेसर चौरसिया का रवैया काफी नर्म और शालीन था, लेकिन ईशानी अपना मन पूरी तरह बना चुकी थी। प्रोफेसर चौरसिया, मैंने अपना फैसला सोच समझकर लिया है। अब आपको मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी भी कीमत पर उस परिवार के लोगों के साथ एक ही संस्थान में नहीं पढ़ना चाहती थी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो बच्ची? आखिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? प्रोफेसर चौरसिया सचमुच परेशान थे क्योंकि वे ईशानी की प्रतिभा को अच्छी तरह पहचानते थे। दिल्ली मेडिकल कॉलेज में इतने सालों बाद कोई ऐसा होनहार छात्र आया था। उसे इस तरह जाने देना कॉलेज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। ईशानी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, वंदना को कॉलेज से निकाल दीजिए। यह प्रोफेसर चौरसिया थोड़े असमंजस में पड़ गए। ईशानी भले ही बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन वंदना जिस प्रोफेसर की रिश्तेदार या करीबी थी, वे कॉलेज के सबसे सीनियर और दिग्गज डॉक्टरों में से एक थे। क्या सिर्फ एक छात्रा के लिए उस बड़े डॉक्टर से पंगा लेना समझदारी होती? अगर प्रोफेसर चौरसिया को इसमें कोई परेशानी है तो फिर इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर ईशानी ने अपना सामान उठाया और जाने के लिए मुड़ गई। ये देखकर प्रोफेसर चौरसिया घबरा गए और अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। चलो ठीक है, उस वरिष्ठ डॉक्टर से थोड़े मतभेद ही तो होंगे। आखिर कौन नहीं जानता कि युधिष्ठिर सर की बीमारी को भी कोई ठीक नहीं कर पाया था, लेकिन ईशानी ने कर दिखाया था। ये बात क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि ईशानी की चिकित्सीय क्षमता उस वरिष्ठ डॉक्टर से कम नहीं है। सिर्फ वंदना जैसी बदतमीज शिक्षिका को बचाने के चक्कर में एक जीनियस छात्रा को खो देना सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण सौदा होता। वंदना हमेशा से अपनी ऊंची पहुंच और उस वरिष्ठ डॉक्टर के नाम की धौंस जमाकर कॉलेज में सबको परेशान करती आई थी, इसलिए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर चौरसिया ईशानी की खातिर उसे कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा देंगे।
अरे क्या ये हमारी वही होनहार छात्रा ईशानी नहीं है? तुम अपना सामान समेटकर यहाँ क्या कर रही हो? वंदना क्लासरूम के रास्ते से गुजरते हुए कॉरिडोर में ईशानी को देखकर रुक गई और तंज कसते हुए बोली। ईशानी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और वंदना का चेहरा उसकी नजरें पड़ते ही सख्त हो गया। अगर उसने सही से देखा था तो ईशानी उसे किसी पागल या मूर्ख की तरह देख रही थी। तुम्हारी आंखों में ये कैसी बदतमीजी भरी नजर है? क्या एक शिक्षक से बात करने का यही तरीका होता है? बहुत जल्द आपको ये भी पता चल जाएगा कि शिक्षक कौन होता है और कौन नहीं। ईशानी ने बड़े शांत लहजे में कहा। वंदना उपहास उड़ाते हुए जोर से हंसी। सचमुच तुम यहाँ से जा जो रही हो? मैंने तुम्हें थोड़ा सबक क्या सिखा दिया? तुम तो खुद को बहुत तीसमार खां समझने लगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि भविष्य में थोड़ा सुधर कर रहना, वरना किसी दूसरे कॉलेज में जाओगी तो वहाँ से भी भगा दी जाएगी। हा हा हा। वो अपनी ही बात पर पागलों की तरह हंसने लगी, लेकिन इस बार ईशानी के चेहरे पर भी एक हल्की और तीखी मुस्कान तैर गई। प्रोफेसर वंदना की बात बिल्कुल सही है। आपको भी भविष्य में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, वरना हो सकता है कि आपको भी बहुत जल्द इस कॉलेज से बाहर का रास्ता देखना पड़े। अध्याय 87। ये तुम्हारी भाभी हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? वंदना की हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई और अगले ही पल उसे माजरा समझ में आ गया। प्रोफेसर चौरसिया अपने ऑफिस के दरवाजे से बाहर आए और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, प्रोफेसर वंदना, एक मिनट जरा अंदर आना। ईशानी, ये सब क्या माजरा है? क्या तुम सच में यहाँ से नहीं जा रही हो? ईशानी जब अपना कुछ सामान लेने हॉस्टल के कमरे में पहुंची तो क्लास खत्म होने के बाद वापस लौटी जूही और बाकी लड़कियों से उनकी मुलाकात हो गई। जूही पिछले करीब आधे महीने से उन्हें देख नहीं पाई थी, इसलिए वह बहुत अधिक चिंतित थी। तभी किताब रखते हुए जूही की रूममेट ने तंज कसते हुए कहा, उसने तो खुद ही कॉलेज छोड़ने का ऐलान कर दिया था, अब इसमें रोक टोक कौन कर सकता है? जाना है तो जल्दी निकल यहाँ से कम हमारे कमरे की जगह तो खाली होगी। अरे जूही की बात पर ध्यान मत दो, अगर तुम चुप नहीं रह सकती तो कम से कम बिना वजह जहर मत उगलो, इतनी चिढ़ क्यों है तुम्हें? जूही ने उसे झटककर एक तरफ कर दिया। अगर कॉलेज के नियमों के तहत हाथापाई करने की पाबंदी न होती तो जूही उसे एक घूंसे में सीधा कर देती। कमरे में मौजूद बाकी दोनों लड़कियां भी इस बात पर हंस पड़ी और अब उस चुगलखोर लड़की का साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। हालांकि वह लड़की अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई और उसने जूही से मिली उस बेइज्जती का गुस्सा अपनी रूममेट पर ही उतार दिया। तुम बीच में क्यों बोलती हो, गंवार कहीं की? वो लड़की अपनी ही सहेली पर भड़क उठी, जिससे उस बेचारी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने अपने होंठ भींचे ताकि उसका रोना या गुस्सा बाहर ना आ सके और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन इस बार किसी ने भी उसे सांत्वना नहीं दी। बाकी लड़कियां भले ही सीधी सादी थी, लेकिन वे उस लड़की की इस घटिया हरकत को हमेशा से नापसंद करती थीं। दूसरी तरफ जूही और प्रिया जैसी लड़कियां भले ही थोड़ी रसूखदार बैकग्राउंड से थीं, लेकिन उनके चरित्र और अकड़ का क्या फायदा था? वे तो ईशानी और जूही के बीच के उस सच्चे और दोस्ताना रिश्ते के आसपास भी नहीं टिकती थीं। इसलिए जब उन्हें ये पता चला कि ईशानी कॉलेज नहीं छोड़ रही है, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तमाशा खत्म होने के बाद ईशानी को खुद इस बात का एहसास हुआ कि उनका यह फैसला कितना सही था। वह ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाती जिससे उनके चाहने वाले दुखी हों और उनके दुश्मन अपनी जीत का जश्न मनाएं। नहीं, मैं कॉलेज नहीं छोड़ रही हूँ। मैं तो बस कुछ जरूरत के कपड़े और सामान लेने आई थी ताकि उन्हें घर भिजवा सकूं। अगले हफ्ते से मैं अपनी रेगुलर क्लासेज अटेंड करती रहूंगी। तुम सच में नहीं जा रही हो? क्या ये सच है ईशानी? जूही खुशी से चीखते हुए उछल पड़ी और उसने दौड़कर सीधे ईशानी को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। ईशानी वैसे तो अच्छी लंबी कद काठी की थी, लेकिन जूही के इस तरह अचानक गले मिलने पर वह नन्ही सी चिड़िया जैसी लग रही थी। हाँ, बिल्कुल सच है। चलो, बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहीं हो, वरना कॉलेज में मेरा मन ही नहीं लगता। मैं तो तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जूही खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी खुशी साफ झलक रही थी जो अंदर से महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ उस चुगलखोर लड़की को लगा कि ईशानी केवल बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इस बार उसने अपने होंठ भींच लिए और डर के मारे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। उधर जब वंदना को प्रोफेसर चौरसिया के केबिन में बुलाया गया, तो उसे लगा कि वह अपनी शिकायत करके उन पर दबाव बनाएगी, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोलती, प्रोफेसर चौरसिया ने सीधे निष्कासन का नोटिस उसकी टेबल पर रख दिया। वंदना का सिर चकरा गया और वह सन्न रह गई। प्रोफेसर, क्या आपसे कोई भूल हो रही है? कॉलेज से तो उस ईशानी को निकाला जाना चाहिए था। प्रोफेसर चौरसिया ने ठंडी सांस छोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, ये नोटिस तुम्हारे लिए ही है। अपना सारा सामान समेटो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले भी प्रोफेसर प्रिया के रसूख और दबाव में आकर वंदना की हरकतों को नजरअंदाज करते आए थे, जिसकी वजह से वह दिन ब दिन और अधिक एरोगेंट होती जा रही थी। कॉलेज के तमाम छात्र और शिक्षक उसके इस रवैये से त्रस्त आ चुके थे। अब जब ऐसी बला खुद ब खुद चल रही थी, तो ये कॉलेज के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वंदना अभी भी बहस करने पर तुली हुई थी, लेकिन प्रोफेसर चौरसिया ने ये कहकर उसे चुप करा दिया कि उन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना है। अंत में उसे बेइज्जत होकर अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही पड़ा। कॉलेज का अपना काम निपटाने के बाद ईशानी सीधे कैंटीन गई, जहां जूही और बाकी साथियों के साथ उन्होंने दोपहर का भोजन किया। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे वे कतई देखना नहीं चाहती थी। अभी क्लास छूटी थी और कैंटीन में छात्रों की अच्छी खासी भीड़ थी। हेमंत और प्रिया एक कोने की मेज पर बैठकर एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे, मानो आसपास कोई मौजूद ही न हो। भैया हेमंत, अब मेरा पेट भर गया है, आप खुद खाइए। प्रिया ने शर्माते हुए अपनी चॉपस्टिक्स आगे बढ़ाई और 2 बाइट खाने के बाद उसने खाना रोक दिया। हेमंत ने बड़े दुलार से उसके गाल को हल्के से चुटकी में दबाया। मेरी प्रिया बहुत कम खाती है, तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए। प्रिया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। मैं कम नहीं खाती, मेरा वजन तो वैसे ही बढ़ गया है। कहाँ बढ़ा है वजन? लाओ मैं खुद चेक करके देखता हूँ। हेमंत थोड़ा और झुककर उसके करीब आया और अपना हाथ उसके कमर की तरफ बढ़ाने लगा। आसपास काफी लोग मौजूद थे और प्रिया को डर था कि कोई सहपाठी उन्हें इस हालत में देख न ले, इसलिए उसने तुरंत हेमंत का हाथ पकड़कर रोक दिया और फुसफुसाते हुए बोली, यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर चलने के बाद दिखाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेमंत भी जानता था कि मौके की नजाकत को कैसे संभाला जाए। गनीमत ये थी कि प्रिया थोड़ी भोली और आसानी से बेवकूफ बनने वाली लड़की थी। अगर उसकी जगह कोई और समझदार लड़की होती तो वो ये जानते ही कि हेमंत पहले से शादीशुदा है, उसे कभी का छोड़कर भाग चुकी होती। जब वे दोनों खाना खाकर कैंटीन से बाहर निकल रहे थे, ठीक उसी वक्त ईशानी और उनके साथी भी अपना खाना खत्म करके बाहर आ रहे थे। हेमंत की नजर जब ईशानी के उस निखरते और सुंदर होते चेहरे पर पड़ी, तो उसकी आंखों में एक गंदी और लालची चमक कौंध उठी। हो भैया हेमंत, तुम उस औरत को क्या देख रहे हो? प्रिया ने अपने छोटे-छोटे हाथों से हेमंत का चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया ताकि उसकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी रहें। उसने मेरी मां को बहुत परेशान किया है और अपनी मर्जी से कॉलेज छोड़कर भाग गई है। मैं तो देखना चाहती हूँ कि दिल्ली मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वो कहां-कहां भीख मांगती फिरेगी।
कॉलेज छोड़ दिया है। हेमंत ने अपनी आंखें घुमाई। वो ईशानी की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी तरह जानता था। वो तो बस उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज के गांव से आई एक साधारण लड़की थी, जिसके पास सुंदरता के अलावा और कुछ नहीं था। अब जब उसने कॉलेज ही छोड़ दिया था, तो उसके पास न तो कोई डिग्री थी और न ही कोई नौकरी। अगर वो इसके बाद भी दिल्ली में टिकना चाहती है, तो उसे किसी रसूखदार का सहारा ढूंढना ही पड़ेगा। और उस स्थिति में वो खुद उसे अपने जाल में फंसा सकता था। हेमंत मन ही मन बड़े सुहाने सपने देखने लगा और प्रिया को मनाने में जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी, उसे पूरा करने में जुट गया। जबकि दूसरी तरफ ईशानी की नजरें जब हेमंत पर पड़ी, तो उनकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी और सुलगती हुई नफरत तैर रही थी। अगर इस हेमंत ने उनके बच्चों को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती, तो वो उसे 1000 गुना दर्द देकर इस दुनिया से मिटा देती। जब वे सब वापस हवेली लौटे, तो दोनों बच्चे और जनरल हरवंश भी सैर करके अभी-अभी घर लौटे थे। चूंकि इन दिनों छावनी और सैन्य मुख्यालय में बहुत ज्यादा आपाधापी नहीं थी, इसलिए बुजुर्ग जनरल ने अपनी ड्यूटी से थोड़ा वक्त निकालकर अपने पोता-पोती के साथ पूरी शाही राजधानी की सैर करना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे उन्हें अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों से भी मिलवा रहे थे। हालांकि उनके घर में पहले से ही चिराग नाम का एक पोता मौजूद था, लेकिन जाने क्यों वे कभी भी उस बच्चे के प्रति वैसी आत्मीयता या अपनापन महसूस नहीं कर पाए थे जो इन दोनों बच्चों को देखते ही उनके दिल में उमड़ पड़ता था। और अब तो उन्हें उस अजीब दूरी की असली वजह भी पता चल चुकी थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो चिराग सचमुच उनका अपना खून था भी या नहीं। मम्मी, दादाजी आज हमें बड़े-बड़े तोप और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाने ले गए थे। वे बहुत ही शानदार थीं। दिसंबर के महीने में दिल्ली में बर्फ तो नहीं गिरती थी, लेकिन उत्तर भारत की वो सर्द हवाएं हड्डियों में सिहरन पैदा कर देने वाली थीं। नन्ही बच्ची ने अपने बदन पर ऊनी कोट पहन रखा था और सिर पर एक गोल टोपी सजा रखी थी। ठंडी हवा के थपेड़ों से उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक और उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। पल्लवी, अगर तुम्हें तोप और छावनी देखना इतना ही अच्छा लगता है, तो तुम्हारे दादाजी कल तुम्हें फिर से वहां ले चलेंगे। जनरल हरवंश का वह सख्त और रूखा चेहरा इन दिनों बच्चों के सामने आते ही हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान में बदल जाता था। वे तो हर रोज किसी न किसी बहाने अपने उन दोनों पोता पोती को छावनी घुमाने ले जाने के लिए बेताब रहते थे। उनके कई पुराने दोस्तों के घर में नाती पोते थे, लेकिन किसी के भी बच्चे इतने समझदार और आज्ञाकारी नहीं थे जितने कि उनके अपने पोता पोती थे। यहाँ तक कि उनका पोता मयंक भी दूसरों के बच्चों से कहीं ज्यादा तेज और प्यारा था। हरवंश को अभी तक मयंक के उस असाधारण आईक्यू लेवल के बारे में पूरी तरह अंदाजा नहीं था, लेकिन जिस दिन उन्हें इस बात का पता चलेगा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ईशानी बच्चों और उनके दादा के बीच के इस बढ़ते हुए अपनापन को देखकर अंदर से बहुत संतुष्ट थी। बच्चों को इतनी सिर पर मत चढ़ाइए, ये बहुत जिद्दी हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये दोनों दुनिया के सबसे समझदार बच्चे हैं। हरवंश ने खुलकर ठहाका लगाया और फिर बात बदलते हुए बोले, घर की पूरी साफ सफाई और मरम्मत हो चुकी है। अब तुम लोग कब वापस हमारे साथ रहने आ रहे हो? अभय और तुम दोनों अपने कॉलेज और काम पर ध्यान दे सकते हो। सैन्य परिसर के अंदर ही बच्चों के लिए बहुत अच्छा किंडरगार्टन स्कूल है, वे सीधे वहीं पढ़ने जा सकते हैं। घर पर सहायिका मौसी मौजूद हैं, वे बच्चों की देखभाल में मदद कर लेंगी। हरवंश खुद चाहते थे कि वे रिटायरमेंट लेकर अपने पोता पोती के साथ पूरा वक्त बिताएं, लेकिन फौजी महकमा अभी भी उनकी सेवाओं के बिना अधूरा था, इसलिए बच्चों को अपने साथ रखना ही उनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प था। ईशानी ने कुछ पल सोचते हुए हामी भर दी, ठीक है, फिर अभय के वापस आते ही हम सब वहां शिफ्ट हो जाएंगे। यह फैसला सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सुरक्षा को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया था, बल्कि हेमंत का हिसाब चुकता करने के लिए भी ये बहुत जरूरी था। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस किस्म के इंसान को किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है। वो हेमंत के पास मौजूद हर एक चीज को धीरे-धीरे छीन लेंगी, ताकि उसे एक बार फिर से सब कुछ खो देने का वही भयानक दर्द महसूस हो जो उसने दूसरों को दिया था। इन दिनों हेमंत की बाईं आंख लगातार फड़क रही थी। प्रिया को इस बात की कोई खबर नहीं थी और वो कई दिनों से उससे मिल भी नहीं पाई थी। दूसरी तरफ जूही की तरफ से आने वाली मुसीबतें और ताने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, और यहाँ तक कि जगन का भी कोई अता पता नहीं था। हेमंत को अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगा था कि जैसे उसके जीवन का हर एक चक्रव्यूह उल्टा पड़ रहा है। इसी झुंझलाहट में उसने बाहर जाकर अंग्रेजी शराब की कुछ बोतलें गटक ली और लड़खड़ाते हुए घर लौटा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसे बैठक कक्ष से लोगों के हंसने और बतियाने की आवाजें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर उसका सिर दर्द से फटने लगा। उनका ये घर हमेशा से एक सुनसान और मुर्दे जैसी खामोशी में डूबा रहता था। आज अचानक यहाँ कौन मेहमान आ गया है? जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ और उसकी नजर उस महिला पर पड़ी जिस पर वो लंबे समय से अपनी गंदी नजरें गड़ाए बैठा था, उसका नशा पल भर में उतर गया और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तुम यहाँ कब और कैसे? और खड़े होकर मुंह क्या ताक रहे हो? जल्दी से जाकर अपनी भाभी और भैया के पैर छूकर नमस्ते करो। अध्याय 88। हेमंत को पुलिस उठा ले गई। भाभी, भाभी। हेमंत का पहले से ही उलझा हुआ दिमाग और ज्यादा चकरा गया। ईशानी इतनी कम उम्र की है, वह भला उसकी भाभी कैसे हो सकती है? और अगर वो उसकी भाभी है, तो इसका मतलब उसके बगल में खड़ा आदमी अभय है। हेमंत ने असल में इस सौतेले बड़े भाई को कभी आमने सामने नहीं देखा था। जब उसका इस दुनिया में आना हुआ था, तब अभय घर छोड़कर फौज में जा चुका था। बस पुरानी यादों में इतना था कि अभय हर मामले में उससे बेहतर था। अगर अभय और जनरल हरवंश के रिश्ते खराब न होते, तो उनका परिवार इतनी आसानी से बिखरता नहीं। लेकिन वही बड़ा भाई जो सालों से घर से दूर था, आज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस लौट आया था। हेमंत का नशा अब पूरी तरह उतर चुका था। भैया, भाभी। हेमंत की नजरें अभय से हटकर ईशानी पर पड़ी और उसके मन में एक अजीब सा पछतावा भर आया। जिस महिला को वह दिल दे बैठा था, वह आखिरकार उसकी भाभी कैसे निकल आई? लेकिन अगर सब साथ रहेंगे तो शायद आगे का रास्ता आसान हो। भले ही हेमंत की नजरों में एक गंदा भाव था, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स समझदार था और वो तुरंत समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जनरल हरवंश का दिल गुस्से से खौल उठा। अगर उन्हें अपनी बहू और पोती के सामने शर्मिंदा होने का डर न होता, तो वे आपाक होकर उसे बुरी तरह डांट चुके होते। अभय का चेहरा बेहद सख्त और भयानक हो गया था। उसकी नजरों में हेमंत अब एक मुर्दे के समान था। चूंकि अब सब लोग आ चुके हैं, तो चलिए खाना खाते हैं। अभय और बाकी लोग आखिरकार इतने दिनों बाद लौटे हैं, और मैं पहले से कुछ खास तैयारी नहीं कर पाई। ये साधारण घर का खाना है, बुरा मत मानिएगा। सरला ने हेमंत को खींचकर पास बैठाया और उसे शराब पीने से मना किया। फिर मुस्कुराते हुए अभय और उनकी पत्नी से बोली। भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी बातों में वह बेरुखी और असहजता साफ झलक रही थी। ईशानी ने अभय की तरफ देखा और चुपचाप अपनी उंगलियां उनकी उंगलियों में फंसा ली। उसके लिए ये सफर आसान नहीं रहा होगा। सख्त पिता, पाखंडी सौतेली माँ और ऐसा सिरफिरा भाई, इन सबके बीच रहते हुए उसने काफी दुख और अन्याय झेला होगा, तभी तो उसने परिवार से सारे नाते तोड़कर घर छोड़ दिया था। अभय ने अपना सिर झुकाया और उसका हाथ हल्के से दबा दिया, जिससे ईशानी को अंदर से बहुत गर्माहट महसूस हुई।
सच कहें तो अब उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अपनी जीवन संगिनी का ये प्यार देखकर उन्हें बेहद सुकून मिला। मौसी ने पहले ही डाइनिंग टेबल सजा दी थी और पूरी टेबल उनकी बनाई हुई स्वादिष्ट चीजों से भरी हुई थी। अभय को बचपन से ही मांस और मीठी चीजें बहुत पसंद थी। मैंने आज विशेष तौर पर कुछ अच्छा बनाया है। मुझे नहीं पता ईशानी और बच्चों को ये पसंद आएगा या नहीं, तुम लोग अपनी पसंद बताना, मैं शाम को बाजार से कुछ और बढ़िया ले आऊंगी। मौसी खाना परोसने में व्यस्त थी और उन्होंने मयंक और पल्लवी के लिए एक खूबसूरत छोटी कटोरी भी तैयार की थी, लेकिन चिराग ने भी उसी तरह की जिद पकड़ ली। जूही ने उसके हाथ पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तुम दूसरों से अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? उनके पास दादाजी और प्यार करने वाले पिता हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है। अरे रहने दो मौसी, उसके लिए भी एक कटोरी ले आओ। जनरल हरवंश ने बीच में दखल दिया। उन्हें चिराग बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उनके बेटे और बहू के आने का पहला दिन था, इसलिए वे किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते थे। चाहे कितनी भी समस्या हो, खाने के बाद ही बात होनी चाहिए थी। हालांकि ये खाना शांति से खत्म होना शायद किस्मत में नहीं था। हेमंत, तुम पर हत्या की साजिश रचने और सुपारी देने का गंभीर संदेह है। हमारे साथ चलो। अभी खाना आधा ही हुआ था कि दिल्ली पुलिस सीधे घर के दरवाजे पर आ पहुंची। हेमंत के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बची और सरला तथा जूही का भी चौंककर बुरा हाल हो गया। खास तौर पर सरला, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा किसी की जान लेने जैसी साजिश में फंस सकता है। पुलिस अधिकारियों, क्या आपसे कोई भूल हो रही है? मेरा बेटा हेमंत बहुत सीधा और आज्ञाकारी है, मैंने कभी नहीं सुना कि वह किसी से उलझा हो। क्या आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है? सबूत पुख्ता हैं, अगर आपको कोई अपील करनी है तो सीधे जज के सामने अपनी बात रखिएगा, अभी इन्हें हमारे साथ चलना होगा। पुलिस ने हेमंत के हाथों में हथकड़ी पहना दी। जब उसे अभय के परिवार के पास से ले जाया गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये सब तुम्हारी चाल है? तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। उसे अब समझ आया कि अभय अचानक वापस क्यों लौटा और दोनों बच्चे दिल्ली क्यों आए। इसका मतलब साफ था कि उसने जगन को जो काम सौंपा था उसका राज खुल चुका था। अभय ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में केवल बर्फ जैसी ठंडक थी। जब तुमने मयंक और पल्लवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तभी तुम्हें इस अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। अभय के अंदर का वो फौजी गुस्सा इतना भारी था कि हेमंत की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने पहली बार मौत का खौफ महसूस किया। बेशक उसने इस बारे में सोचा था, लेकिन खुद को बहुत होशियार समझने की जिद में उसने अभय को बिल्कुल कम आंक लिया था और इसी अहंकार ने उसकी बर्बादी की नींव रख दी थी। पिछले जन्म में गोली लगने का वो खौफनाक एहसास फिर से ताजा हो गया और हेमंत के पैर कांपने लगे। वो मरना नहीं चाहता था, वह तो इस जीवन में अपनी सफल दुनिया खड़ी करना चाहता था। पापा, कृपया मुझे बचा लीजिए। मयंक और पल्लवी बिल्कुल ठीक हैं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त उसे केवल जनरल हरवंश ही बचा सकते थे, लेकिन उसके पोते ही लगभग मारे जाने वाले थे। अगर जनरल हरवंश खुद उसे पीट-पीट कर अधमरा न कर देते तो यही बहुत था, वे उसे बचाने की तो सोच भी नहीं सकते थे। उसने मुड़कर पुलिस की तरफ देखा और उन्होंने इशारा समझकर हेमंत को जबरन बाहर खींच लिया। अरे हेमंत, मेरा बेटा हेमंत। सरला फूट-फूट कर रो पड़ी और लड़खड़ाते हुए काफी दूर तक पुलिस की गाड़ी के पीछे गईं। हेमंत ने पुलिस की गाड़ी की खिड़की से बाहर झांककर चीखते हुए कहा, माँ, पापा से कहो मुझे छुड़ा लें। मैं जेल नहीं जाना चाहता, माँ, तुम्हें पापा से कहकर मुझे बचाना ही होगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बाहर निकाल लाऊंगी। सरला अपने आंसू पोंछते हुए वापस लौटी और जनरल हरवंश के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हरवंश, अभय तुम्हारा बेटा है, अगर तुम उसका पक्ष लो तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हेमंत भी तो तुम्हारा ही बेटा है। वो नासमझी में बहक गया था और उसने गलती कर दी, लेकिन उसने सचमुच बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। जरा ये तो सोचो कि उसने इन इतने सालों में तुम्हारी कितनी सेवा की है, इस नाते तुम उसे भी बचा लो। इस संकट के समय भी सरला ताने मारने से बाज नहीं आई और बार-बार हरवंश को ये याद दिलाने लगी कि हेमंत ही इन सालों में उनके पास रहा है, इसलिए उन्हें उस बागी बेटे के चक्कर में हेमंत का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हेमंत के खिलाफ हत्या की साजिश के वे सारे सबूत खुद जनरल हरवंश ने अपनी देखरेख में जुटाए थे। हेमंत इतने सालों से उनके पास जरूर था, लेकिन वो अभय की जगह कभी नहीं ले सकता था और फिर अभय को तो खुद इन लोगों ने घर से भागने पर मजबूर किया था। जनरल हरवंश ने पल्लवी के लिए एक चिकन लेग उठाया और अपनी थाली में रख दिया, फिर उन्होंने अपने चम्मच चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। उन्होंने बहुत ठंडी नजरों से सरला की तरफ देखा। भले ही सरला ने दशकों तक उनकी बेरुखी सही थी, लेकिन इस एक नजर ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हरवंश, सरला, क्या हेमंत सचमुच मेरा ही बेटा है? धमाका। सरला को ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में कोई बम फट गया हो, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे लगभग फर्श पर गिरते गिरते बची। उनके होंठ सफेद पड़ गए और उनकी आवाज कांपने लगी। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या हेमंत तुम्हारा खून नहीं है? वो तुम्हारी आंखों के सामने पैदा हुआ था। अगर तुम उसे बचाना नहीं चाहते तो साफ कहो, मैं खुद दूसरों से मदद मांग लूंगी। भले ही इसके लिए मेरी जान चली जाए, मैं हेमंत को बचा कर रहूंगी, लेकिन तुम इस तरह की घटिया शंका मुझ पर नहीं उठा सकते। जनरल हरवंश ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी सफाई से झूठ बोल सकती है। शायद वे इतने लंबे समय तक सिर्फ एक धोखे में जीते रहे थे। वे हमेशा सोचते थे कि वो दोनों बच्चों के प्रति कोमल और दयालु है। उनका बेटा जो घर छोड़कर भागा था और बेटी जो बागी हो गई थी, उन्हें लगता था कि वे ही नालायक थे। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पीछे का सच क्या था। शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ वही एक मूर्ख थे जो इस खेल में पिसते रहे। सच क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम अभी भी अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाना चाहती हो तो अपना सामान समेटो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना मैं पुलिस से कहकर मामला और आगे बढ़ा दूंगा। जनरल हरवंश के शब्द इतने स्पष्ट और सख्त थे कि सरला समझ गई कि उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा पता लगा लिया है जिसके बाद अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। हरवंश, मेरी बात का यकीन करो, इन सालों में तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं पूरी तरह सच्ची थी। तुमने भी तो हेमंत को पाला पोसा है, ये प्यार झूठा तो नहीं हो सकता। जनरल हरवंश ने मुड़कर पल्लवी का मुंह पोंछा और सरला की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। पास ही खड़ी जूही पहले तो अपने पति के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन इस दिल दहला देने वाली खबर को सुनकर वह एकदम सन रह गई और उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। अध्याय 89। हेमंत की असली पृष्ठभूमि। अगर सरला हेमंत के पकड़े जाने पर घबराई हुई थी तो जूही डर के साथ साथ मन ही मन खुश भी हो रही थी। उसके पिता ने हेमंत की करतूतों की वजह से सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, जिससे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। अब जब हेमंत भी गिरफ्तार हो चुका था तो क्या यह उसके लिए किसी न्याय से कम था? लेकिन हेमंत के बिना अब यह माँ बेटी आगे कैसे जीवन काटेंगी? जूही मेज के सहारे खड़ी होकर गहरी उलझन में डूब गई। जनरल हरवंश का परिवार खाना खाने के बाद अपने पोतों को किंडरगार्टन दिखाने ले जाने की तैयारी करने लगा। अभय और ईशानी दोनों ने आज के लिए खास तौर पर छुट्टी ली थी, इसलिए उन्हें भी साथ जाना ही था। चिराग काफी देर तक रोता रहा, लेकिन किसी ने उसे चुप नहीं कराया।
उसके दादाजी का पूरा ध्यान सिर्फ बाहर से आए उन दोनों पोतों पर था। इस बात से चिराग को इतना गुस्सा आया कि उसने जनरल हरवंश के पैरों को कसकर पकड़ लिया और मयंक व पल्लवी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। दादाजी, मैं भी साथ चलूंगा। भले ही वो मयंक और पल्लवी से कुछ साल छोटा था, लेकिन वह पहले से ही स्कूल जाने लगा था। हालांकि जनरल हरवंश उसे कभी स्कूल छोड़ने नहीं गए थे। उसने स्कूल में अपनी डींगें हाँकी थी कि उसके दादाजी बहुत ताकतवर हैं और वे बंदूक भी चला सकते हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। अब उसके पास उन सबकी बोलती बंद करने का शानदार मौका था। दादाजी, अपनी वो वाली बंदूक लेते चलिएगा। लखन को तो यकीन ही नहीं है कि आप सचमुच बंदूक चला सकते हैं। वो अभी अभी रोया था और उसके चेहरे पर सूखी हुई नाक और आंसू साफ नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से वह देखने में काफी दयनीय लग रहा था। लेकिन जनरल हरवंश को जिस बात ने सबसे ज्यादा अंदर तक झकझोर दिया था, वो ये थी कि जिस पोते को उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था, वो उनके किसी अपने खून का नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा था। हाँ, जनरल हरवंश ने आखिरकार हेमंत की असली पृष्ठभूमि का पता लगा ही लिया था। उस समय सरला किसी और के प्यार में पागल थी और उन्होंने मर्यादा की सीमा पार कर ली थी, लेकिन जैसे ही सरला गर्भवती हुई, वह आदमी अपने देश वापस लौट गया। शुरुआत में सरला उस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी और उस गर्भपात के बाद वे दोबारा मां नहीं बन सकती थी। इसके अलावा वो उस आदमी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए उन्होंने जनरल हरवंश को अपने जाल में फंसा लिया। जनरल हरवंश ने उस आदमी की असली पहचान भी ढूंढ निकाली थी। वह देश के अंदर छिपा हुआ एक खतरनाक जासूस था और जैसे ही उसकी पहचान उजागर हुई, वह रातों रात देश छोड़कर भाग गया था। कोई नहीं जानता कि इन जासूसों ने देश के हितों को कितना नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वे मूर्खतापूर्ण तरीके से उसी जासूस के बेटे और पोते को अपने सीने से लगाए घूम रहे थे। जनरल हरवंश ने चिराग का हाथ गुस्से से झटक दिया और अपनी ठंडी व कठोर नजरों से सरला की तरफ देखा। मैं तुम्हें अपना सारा सामान समेटकर 3 दिन के भीतर इस घर से जाने का वक्त देता हूँ। तलाक के कागजात भी तुम्हारे पास भिजवा दिए जाएंगे। सरला उस आदमी की असली पहचान के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए हो सकता है कि जनरल हरवंश इस मामले को ज्यादा न खींचे, लेकिन वे दोबारा वैसी बेवकूफी कभी नहीं दोहरा सकते थे। हरवंश, सरला का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। अगर तुम चाहती हो कि मैं हेमंत की असली कुंडली और उसका इतिहास पूरी दुनिया के सामने न खोलूं, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद सरला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो अपनी किस्मत का कड़वा घूंट पीकर रह गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सामान समेटने लगी। जूही वहां से जाने के नाम पर भड़क उठी। वो हेमंत की असली पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं जानती थी और अब तो उसके मायके का परिवार भी बर्बाद हो चुका था। अगर वह इस घर से चली जाती तो वह कहां जाती? अगर वह अपने मायके लौटती तो क्या उसके घरवाले उसे जिंदा छोड़ते? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर हेमंत के बाहर आने का इंतजार करूंगी। चिराग भी तो हरवंश परिवार का ही पोता है, फिर हम क्यों जाएं? धड़ाक, सरला ने गुस्से में आकर जूही के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसका गाल एक ही पल में सूज गया। तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। अगर तुम चाहती हो कि चिराग की जिंदगी सुरक्षित रहे, तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। वो अच्छी तरह जानती थी कि जनरल हरवंश जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। वो आदमी उस साल अचानक गायब हो गया था और सरला को धुंधले तौर पर उसकी असलियत का अंदाजा था। अगर वो आदमी सचमुच देश विरोधी ताकतों से जुड़ा था, तो न तो हेमंत जिंदा बचेगा और न ही यह बच्चा चिराग। चलो जल्दी करो। सैन्य परिसर में रहने वाले सभी लोग जनरल हरवंश के पुराने सहकर्मी थे और उन्होंने अभय को बचपन से बड़े होते देखा था। हालांकि वे पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से उससे नहीं मिले थे, लेकिन उसका चेहरा वे आज भी अच्छी तरह पहचानते थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे रास्ते में ही रुककर हाल चाल पूछने लगे। अरे, क्या यह अभय है? कुछ सालों में ये कितना बड़ा और स्मार्ट हो गया है। और क्या ये तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं? कितने प्यारे और समझदार लग रहे हैं। एक मिलनसार बुजुर्ग आंटी ने मयंक और पल्लवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उनके चेहरे पर ममता छलक उठी। अभय ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मिश्रा आंटी, आप अभी भी उतनी ही तंदुरुस्त हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल और मैं अब रिटायर हो चुके हैं और घर में कोई काम नहीं है, बस घर पर अपने पोते पोतियों की देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि तुम लोग वापस आ गए। अब हमारे पोते को खेलने के लिए एक अच्छा साथी मिल गया है। दोनों परिवारों ने आपस में कुछ और प्यार भरी बातें की और मिश्रा आंटी ने ईशानी का हाथ अपने हाथ में लेकर काफी देर तक बातें की। उन्होंने ईशानी से कहा कि जब भी वक्त मिले उनके घर जरूर आएं और तब जाकर उन्होंने प्यार से विदा किया। रास्ते में उन्हें कुछ और पुराने पड़ोसी मिले जिनके साथ उन्होंने काफी देर तक बातें की। हरवंश परिवार के ये दोनों पुरुष कभी भी बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं रहे थे, लेकिन आज दोनों में से किसी को भी कोई झुंझलाहट महसूस नहीं हुई और वे दोनों मुस्कुराते हुए सबके साथ घुल मिलकर बातें कर रहे थे। एक तरफ दादाजी अपने पोतों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तो दूसरी तरफ पिता अपनी पत्नी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। पड़ोसियों की तारीफें सुनकर दोनों का दिल गर्व और खुशी से झूम उठा। जब वे स्कूल पहुंचे तो प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने दोनों बच्चों की जमकर तारीफ की। दोनों बच्चे वैसे तो अंतर्मुखी नहीं थे, लेकिन इतनी तारीफ सुनकर उनके गाल शर्म से लाल हो गए। मयंक थोड़ा शांत स्वभाव का था, इसलिए वह सामान्य रहा, लेकिन पल्लवी ने तो अपना नन्हा सा चेहरा अपनी मां के सीने से छिपा लिया था। ये दोनों बच्चे अभी अभी किंडरगार्टन से आए हैं, क्या इन्हें किंडरगार्टन में ही रखा जाए या सीधे पहली कक्षा में दाखिला दिलाया जाए? शिक्षक बच्चों की पठन पाठन की प्रगति से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अभय और ईशानी से पूछा। ईशानी ने कुछ पल सोचते हुए कहा, इन्हें सीधे पहली कक्षा में डाल दीजिए। इन दोनों बच्चों की बुद्धि और समझ को देखते हुए तो वे सीधे आगे की कक्षाओं में भी बैठ सकते थे, लेकिन समाज में बहुत ज्यादा अलग दिखने से बचने के लिए बेहतर यही था कि कदम दर कदम आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मैं अभी जाकर इनका दाखिला करवा देता हूँ। शिक्षक और प्रधानाचार्य के वहां से जाने के बाद पल्लवी ने ईशानी की बाहों से अपना सिर बाहर निकाला। मम्मी, क्या हम दोबारा आंटी से नहीं पढ़ सकते? हालांकि स्कूल के बाकी शिक्षक भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे अपनी बुआ से पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था। बच्चे बड़ों की आपसी कलह और राजनीति को नहीं समझते, वे सिर्फ अपनी मासूमियत के हिसाब से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चुपके से जनरल हरवंश की तरफ देखा। वैसे भी इन दिनों पूरा परिवार एक हो चुका था, लेकिन इस परिवार में केवल रश्मि की कमी खल रही थी। अब रश्मि अकेली ही उस वीरान क्वार्टर में रह रही थी और उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। पल्लवी ने जब अपनी मां की नजरों का इशारा समझा, तो उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और वो तुरंत मुड़कर जनरल हरवंश की गोद में जा लिपटी। दादाजी, क्या आप हमारी बुआ को स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकते? वह अकेली घर पर बहुत दुखी और असहाय रहती हैं। मम्मी ने कहा था कि उनके दादाजी बहुत ताकतवर इंसान हैं और वे चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं। उस नन्ही बच्ची की वह मीठी और कोमल आवाज सुनकर जनरल हरवंश का पिघलना लाजिमी था, भला वे कैसे मना कर सकते थे? इसके अलावा वे अपनी बेटी के पहले से ही बहुत अपराधबोध महसूस कर रहे थे और उन्होंने ही रश्मि को उसके भाई बहन के रिश्ते का हवाला देकर दूर भेज दिया था।
अब जबकि उनका बेटा और पूरा परिवार वापस लौट आया था, तो उनकी बेटी पीछे कैसे छूट सकती थी? ठीक है, दादाजी तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी बुआ को यहीं इसी स्कूल में टीचर बनवा देंगे। सच में, बहुत बहुत शुक्रिया, दादाजी। पल्लवी ने जनरल हरवंश की गर्दन में बाहें डालकर उनके गाल पर जोर से एक पप्पी दे दी, जिससे जनरल हरवंश का चेहरा खुशी के मारे सिकुड़कर खिल उठा। उनके अंदर की वह सारी सख्ती और ठंडक हवा में उड़ चुकी थी। रश्मि इन दिनों अपनी नौकरी को लेकर बेहद तनाव में थी। उनकी मौजूदा स्थिति ऐसी थी कि वे अपनी कंपनी के भरोसे थी और खुद से नौकरी ढूंढने का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने सोनभद्र की अपनी पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और अब स्कूल या कॉलेज वाले भी उन्हें पूछ नहीं रहे थे। हालांकि उस क्वार्टर में ईशानी का छोड़ा हुआ राशन और खाने पीने का सामान मौजूद था, लेकिन इस तरह कब तक मुफ्त का खाया जा सकता था? और वह अभी इतनी कम उम्र की थी। क्या इसका मतलब ये था कि उन्हें जिंदगी भर अपने भाई और भाभी के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा? रश्मि एक स्वाभिमानी स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह बस ये सोच ही रही थी कि अपनी पुरानी सखियों से संपर्क करके देखा जाए कि क्या कहीं कोई पैरवी या जुगाड़ लग सकता है, कि तभी उनके नाम से एक नियुक्ति पत्र पहुंचा। आखिर किसने मेरे लिए परिसर के इस स्कूल में नौकरी का इंतजाम किया है? उन्हें जरा भी यकीन नहीं था कि स्कूल ने खुद ब खुद उन्हें नौकरी दे दी होगी। इस दौर में नौकरियां मिलना कितना मुश्किल था और स्कूल के बाहर कितने ही लोग कतार में खड़े रहते थे। रश्मि के दिमाग में तुरंत एक ही नाम आया और उन्होंने उस नियुक्ति पत्र को अपने हाथों में कसकर भींच लिया। अध्याय 90, जाने भी दो। दरअसल जनरल हरवंश और उनकी बेटी के बीच का रिश्ता पहले ऐसा नहीं था। खास तौर पर जब रश्मि छोटी थी तो वह बहुत नटखट थी और पूरा दिन लड़कों के साथ घूमती फिरती थी। उन्हें हवाई जहाज, टैंक, तोप और बंदूकें सबसे ज्यादा पसंद थी और वह अक्सर जनरल हरवंश के पीछे पड़ी रहती थी कि वे उन्हें छावनी ले चलें। हालांकि जनरल हरवंश उस वक्त अपनी बेटी के किसी भी जिद के आगे पिघल जाते थे, क्योंकि उस नन्ही बच्ची में उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की झलक दिखाई देती थी। लेकिन जैसे जैसे हेमंत बड़ा हुआ, उसने सरला के बहकावे में आकर घर में अपनी जगह बनाने और चापलूसी करने के तरीके सीख लिए। रश्मि चालाकी के मामले में हेमंत का मुकाबला नहीं कर सकती थी और न ही बातों को घुमाने में वह सरला जैसी शातिर थी। इसी माँ बेटे की चालबाजियों के चलते रश्मि और जनरल हरवंश के बीच की दूरियां बढ़ती गईं, यहाँ तक कि एक दिन रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। भाभी, क्या सच में उस आदमी ने मेरा ट्रांसफर दयान प्राइमरी स्कूल में करवाया है? स्कूल से लौटने के बाद दोनों बच्चों को जनरल हरवंश अपने साथ ले गए थे। अभय अपनी छुट्टी खत्म करके वापस छावनी लौट चुके थे, जबकि ईशानी अकेली क्वार्टर में वापस आ गई थी। जैसे ही ईशानी अंदर दाखिल हुई, रश्मि ने उन्हें रोक लिया और सीधा यही सवाल पूछा। रश्मि के चेहरे पर झिझक और उलझन के भाव देखकर ईशानी मुस्कुराई और बोली, पल्लवी चाहती थी कि तुम उसे दोबारा पढ़ाओ, इसलिए पापा ने तुम्हारे लिए स्कूल में इंतजाम करवा दिया। मैं समझ गई थी, रश्मि ने बुदबुदाते हुए कहा और उनके दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ आया। ईशानी ने उनके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर कहा, सरला और जूही अब यहाँ से जा चुकी हैं। तुम्हारे लिए भी अब वापस लौटने का यही सही वक्त है। ये स्कूल के पास ही है, तो तुम्हें आने जाने में भी आसानी होगी। रश्मि ने कुछ नहीं कहा। ईशानी अच्छी तरह जानती थी कि वह अभी भी अपने पिता से पूरी तरह सहज नहीं हो पाई है, इसलिए उन्होंने दोनों बच्चों का हवाला देकर बात संभाली। मैं और तुम्हारे भैया दोनों अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, इसलिए बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर तुम इन्हें संभाल लो तो मुझे बहुत राहत मिल जाएगी, वरना मुझे अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेनी पड़ती। ठीक है, मैं अपना सामान शिफ्ट कर दूंगी। जब ईशानी ने इस तरह प्यार से बात की, तो रश्मि भला कैसे मना कर सकती थी? उसके दिल में अपने इस परिवार के प्रति एक अलग ही लगाव था, जो कभी कम नहीं हो सकता था। शायद यह उस बचपन के सूनेपन का असर था जब उसे अपनों का पूरा प्यार नहीं मिल पाया था। ईशानी इस बात को भली भांति समझती थी और वो हमेशा उसे अपनी सगी नंद की तरह मानती थी। सरला और जूही ने तेजी से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। हालांकि जनरल हरवंश ने पैसों के मामले में बहुत ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई भी कीमती या खानदानी सामान साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी। सरला के पास कुल जमा कुछ हजार रुपए ही बचे थे और जूही के पास तो उससे भी कम थे। उनके परिवार की सारी जमा पूंजी पहले ही हेमंत के प्राचीन कलाकृतियों के अवैध कारोबार और सट्टेबाजी में उड़ चुकी थी। ऊपर से जूही के पास कोई नौकरी भी नहीं थी और वो हमेशा अपने मायके के टुकड़ों पर पलती थी। अब जब उसका मायका ही बर्बाद हो चुका था, तो वह सोच भी नहीं सकती थी कि वो आगे कैसे गुजारा करेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह हेमंत को उस कैद से बाहर निकाल लाऊंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि चिराग का अच्छे से ख्याल रखो। सरला ने मुड़कर एक आखिरी बार उस घर की तरफ देखा जहां उन्होंने इतने साल बिताए थे, फिर उन्होंने जूही से कहा। हेमंत उनके और उस जासूस हावे के प्यार की निशानी था, इसलिए वह अपने बेटे को इस मुसीबत में फंसा हुआ नहीं देख सकती थी। जैसे जैसे साल का आखिरी महीना करीब आ रहा था, जनरल हरवंश और अभय दोनों ही अपने काम में बेहद व्यस्त हो गए थे। रश्मि बिना किसी तनाव के वापस घर में शिफ्ट हो चुकी थी और उनके बीच की वो पुरानी कड़वाहट और असहजता अब काफी हद तक गायब हो चुकी थी। वो हर रोज स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और खाली वक्त में मौसी के साथ बैठकर पुरानी बातें करती। दूसरी तरफ ईशानी भी इन दिनों बहुत व्यस्त थी। दिसंबर 1978 का ये दौर पूरे चीन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला था। देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुलने लगे थे। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे देश में हलचल मच गई और राजधानी बीजिंग का माहौल तो और भी ज्यादा गर्मा गया था। हालांकि ज्यादातर लोग अभी भी पुरानी नियोजित अर्थव्यवस्था के आदी थे और उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की कोई चाल या नास्तिकता लगती थी, लेकिन कई ऐसे दूरदर्शी लोग भी थे जिन्होंने इसमें सुनहरे अवसर भांप लिए थे। ईशानी ने तुरंत अपने साथियों जैसे शियांग कियान और उनकी टीम को फोन किया और उन्हें पिछले 6 महीनों से तैयार किए जा रहे हर्बल वाइन, चाय और होममेड फूड प्रोडक्ट्स को पूरी तरह तैयार रखने का निर्देश दिया। उनके चमकने का वक्त आ गया था। इधर बीजिंग में ईशानी खुद ग्राहकों की तलाश में जुटी थी। जियान जियानवेन और उनके शोध संस्थान के साथी इस दिशा में सबसे आगे थे। इन रिसर्चर्स को चाय पीने का बहुत शौक था और ईशानी की वह चमत्कारी चाय इतनी असरदार थी कि एक बार पीने के बाद कोई उसका आदी हो जाए। इसके अलावा जैसे जैसे सरकारी नीतियों में ढील मिल रही थी, जो लोग पहले डर डर कर चुपचाप सामान खरीदते थे, वे अब अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजने लगे थे, जिससे ईशानी का ग्राहक दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा था। जहां तक वाइन शराब का सवाल था, उसे बेचना और भी आसान था। ईशानी ने इस बार सीधे प्रीमियम और हाई एंड सेगमेंट को टारगेट करने की सोची थी और इसके प्रचार के लिए उन्होंने जनरल हरवंश की मदद लेने की योजना बनाई। उनके पुराने फौजी साथी और वरिष्ठ अधिकारी सभी शराब के शौकीन थे। ईशानी की बनाई हुई वह वाइन न सिर्फ स्वादिष्ट थी, बल्कि वह शरीर को तंदुरुस्त रखने और थकान मिटाने वाली भी थी, जो इन बुजुर्ग और सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद थी। पीच आलू के डिब्बाबंद जूस और जैम के लिए ईशानी ने सबसे पहले स्कूल के बच्चों और युवाओं को निशाना बनाया। भला मीठे और रसीले फल किसे पसंद नहीं होते। बिना देर किए उन्होंने काम शुरू कर दिया। एक दिन जब जनरल हरवंश घर पर थे, ईशानी ने अपनी सीक्रेट स्पेस से वाइन की कुछ खास बोतलें बाहर निकाली।
सच कहा जाए तो पहली बार जब वे मिले थे और उन्होंने टमाटर अंडे के नूडल्स बनाए थे, उसके अलावा जनरल हरवंश ने कभी ईशानी के हाथ का बना कुछ खास नहीं खाया था। आज जनरल हरवंश को छोड़कर परिवार के बाकी सभी सदस्य घर पर ही मौजूद थे। मौसी ने खाने की टेबल पर लजीज पकवान सजा दिए थे और वो रश्मि के पास ही बैठी थी। जब उन्होंने ईशानी को कुछ बेहद खूबसूरत और अलग तरह की बोतलें निकालते देखा, तो मौसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे ईशानी, क्या ये डिपार्टमेंट स्टोर का कोई नया माल है? कितनी सुंदर बोतलें हैं। रश्मि खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मौसी के कंधे को पकड़कर बड़े गर्व के साथ कहा, मौसी, यह कोई बाजार की चीज नहीं है, ये तो मेरी भाभी ने अपने हाथों से खास वाइन बनाई है। आज आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है जो आपको इसका स्वाद चखने को मिलेगा। ये कहते कहते रश्मि के मुंह में भी पानी आ गया। भले ही वह खुद शराब नहीं पीती थी, लेकिन ईशानी के बनाए उस फ्रूट वाइन की खुशबू ही ऐसी थी कि किसी का भी दिल ललचा जाए। ओह सच में, तब तो मुझे भी जरूर चखना चाहिए। मौसी की आंखें खुशी से चमक उठी और उन्होंने अपनी नजरें उठाकर सामने बैठे जनरल हरवंश की तरफ देखा। तुम्हारे दादाजी को तो वैसे भी अच्छी शराब का शौक है, आज उन्हें इसका पूरा लुत्फ उठाने देना। जनरल हरवंश तो पहले से ही बेताब बैठे थे। स्वाद कैसा भी हो, यह उनकी अपनी लाडली बहू के हाथों की बनी वाइन थी। अगर वे इस बात का जिक्र अपने दोस्तों से कर देते तो वे सब जल भुनकर राख हो जाते। इस पूरे सैन्य परिसर में उनकी बहू जैसी सुंदर, समझदार और हुनरमंद बहू किसी के पास नहीं थी। जो भी उन्हें देखता वही उनकी किस्मत की तारीफ करता था। हाँ हाँ बिल्कुल, ईशानी ने एक एक करके सारी बोतलें खोली और 3 तरह की वाइन मेज पर रखी, जंगली बेरी की वाइन, सोरघम ज्वार वाइन और ग्रीन प्लम हरा आलू बुखारा वाइन। फ्रूट वाइन महिलाओं के लिए थी और मजबूत सोरघम वाइन जनरल हरवंश के लिए थी। जैसे ही बोतल का ढक्कन खुला, उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जनरल हरवंश ने अपनी जिंदगी में ऊंचे पदों पर रहते हुए दुनिया भर की बेहतरीन और महंगी शराब का स्वाद चखा था, लेकिन ऐसी नशीली और मनमोहक खुशबू उन्होंने कभी नहीं सूंघी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वाइन की वह महक सीधे उनके फेफड़ों में उतर गई और उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी सारी थकान एक पल में छूमंतर हो गई हो। जब उन्होंने पहला घूंट भरा तो वह ताजगी और स्वाद और भी गहरा हो गया। वाह, गजब की वाइन है। जनरल हरवंश के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए दूसरा घूंट भर लिया। वह जितना पी रहे थे, उनका दिल उतना ही और पीने को मचल रहा था और देखते ही देखते आधी बोतल खाली हो चुकी थी। अरे अरे, बस करिए, आप पहले ही आधी बोतल पी चुके हैं। डॉक्टर ने क्या कहा था भूल गए? आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको कम पीना चाहिए। मौसी दशकों से इस परिवार के साथ जुड़ी थी और वो जनरल हरवंश को अपने सगे भाई की तरह मानती थी। जब उन्होंने उन्हें इस तरह बेहिसाब पीते देखा तो वह तुरंत उन्हें रोकने लगी। कोई बात नहीं मौसी, ये वाइन सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर आप इसे हद से ज्यादा न पिएं और 1-2 गिलास लें तो ये शरीर के लिए टॉनिक का काम करती है। आप भी थोड़ा सा चख कर देखिए। ये कहकर ईशानी ने उनके गिलास में थोड़ी सी जंगली बेरी की वाइन उड़ेल दी। उस पारदर्शी गिलास में चमकता हुआ लाल रंग बेहद आकर्षक लग रहा था। मौसी ने आधे यकीन और आधे शक के साथ एक घूंट लिया। जैसे ही वह शराब उनके गले से नीचे उतरी, उनके पूरे शरीर में एक सुखद गर्माहट दौड़ गई। उन्हें अक्सर ठंड के दिनों में हाथ पैर ठंडे पड़ने और शरीर में कमजोरी की शिकायत रहती थी, लेकिन उस एक गिलास वाइन को पीते ही उनकी हथेलियां अंदर से गर्म हो गईं। ईशानी की इस वाइन को लेकर उनके मन में जो थोड़ा बहुत शक था, वह हवा में उड़ गया। अरे ये तो कमाल है, ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि इसे पीते ही शरीर में एक अलग सी ऊर्जा और सुकून मिल रहा है। बिल्कुल, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेहतरीन चीज कभी नहीं चखाई। ईशानी की तस्दीक के बाद जनरल हरवंश ने भी खुद को नहीं रोका। इतनी उम्दा वाइन रोज रोज कहाँ मिलती है, फिर भला वे इस मौके को क्यों जाने देते? हमारी ईशानी सचमुच किसी जादूगर से कम नहीं है। मौसी ने मुस्कुराते हुए तारीफ की और ईशानी का चेहरा हल्की सी शर्म से लाल हो गया। जब दोनों ने अपनी पसंद की वाइन का पूरा लुत्फ उठा लिया, तब ईशानी ने मौका देखकर जनरल हरवंश के सामने अपना असली प्रस्ताव रखा। तो पापा, आपके हिसाब से अगर मैं इस वाइन को बाजार में उतारूं, तो क्या लोग इसे पसंद करेंगे?